एक फादर आए थे, उनका यंग बेटा था, उसी कोविड में डेथ हो गई। शी नेवर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज सन। शी इज ऑलरेडी हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स। उनको मेडिसिन टाइम पे नहीं देती, की केयर नहीं करती थी। ऐसा क्रूअल कोई कैसे हो सकता है? ऐसी भी एक दुनिया है आपसे और हमारी दुनिया से अलग। सल्यूट्स इंडिया के ओनर नमन जैन की 2012 में माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से उन्हें यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला। कोई ऐसा दिलचस्प केस जिससे सुनकर लगे यार ऐसा भी होता है सोसाइटी में। लेडी थी जो हमारे क्लाइंट के भाई से मैरिड थी। शॉकिंग ये था, हमें वहाँ पे एक बैग मिला जो लड़की अपने घर से लेके निकली थी। उसमें घर की सारी ज्वेलरी थी। वो सारी ज्वेलरी उस लड़के को हैंड ओवर कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड को। अच्छा, एक क्लाइंट जो आया था आपके पास वो गिल्टी था और जिस पर उसने जासूसी करवाई वो गिल्टी नहीं था। ही इज अ साइकोपैथ। उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, शी वाज अबाउट टू बी अ जज। बेसिकली हमारे से कहलवाना चाह रही थी उनकी डॉटर इन लॉ खराब है। इन्वेस्टिगेशन करते करते एक्सपोज हो गए हो। मैं लेबर के बीच में बैठा हुआ था। यूनियन को ब्रेक कराना है और उनके लीडर्स को एक्सपोज करना है। उस टाइम पे मैं उनके वीडियोस बना रहा था, उनसे बातें कर रहा था। अंदर तक बाहर आ गई, बाहर एक जासूस पकड़ा गया, बाहर एक जासूस पकड़ा गया, बाहर एक जासूस पकड़ा गया। कोई ऐसा केस यार जिसको सुन के मजा आ जाए। देखा वो कॉर्नर में खड़ा हुआ है सब्जेक्ट और हमें हाथ दिखा के बोल रहा है कि मैं इधर हूँ। ओह गॉड, आज के टाइम में ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। देयर इज अ लेडी हु सेड एंगेजमेंट के टाइम पे मेरे फादर की डेथ हुई। जैसे ही बच्चा कंसीव करती थी वो पहले ही अबॉर्शन हो जाता था। मेरे ऊपर जो है कोई उच्चाटन क्रिया करी है, वो कहते हैं उसने मारण क्रिया भी कर दी है। अ बेस्ट इन्वेस्टिगेटर इज द वन हु डजंट लुक लाइक वन। जिस तरह के डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिस तरह से एडवोकेट्स की कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है ना, वैसे डिटेक्टिव्स की भी जरूरत पड़ती है। और ये जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव हो तभी आपको जरूरत पड़े। राइट, नेगेटिव ना हो इसके लिए भी डिटेक्टिव की जरूरत है। अच्छा। कि अपने प्रिकॉशन जो है ना रखना अपना बड़ा जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अंधेरे में कोई देख रहा है, ना कोई पहचान है, कोई नाम नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है, आप तक सच्चाई पहुंचाना। वो शक करता है लेकिन खुद कभी शक के घेरे में नहीं आता। वो सवाल करता है लेकिन खुद कभी जवाबों में नहीं आता। आज मैं उस शख्स की बात कर रही हूं जो आपकी और मेरी दुनिया से एक अलग दुनिया में रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सल्यूट्स इंडिया के ओनर नमन जैन की, जो देश को, हम जैसे और आप जैसे लोगों को जासूसी के वो पन्ने दिखाएंगे जिसे आप और मैं आज तक अवगत तक नहीं है। 25 साल हो गए उन्हें जासूसी करते हुए, 10,000 से ज्यादा केस सॉल्व कर लिए। इतना ही नहीं, 2012 में माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से उन्हें यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला। ये तो छोटी सी बात हुई। इतना ही नहीं, उनके साथ जुड़े हुए हैं आईबी एजेंट्स, रॉ एजेंट, सरकारी अधिकारी। बॉलीवुड भी उनकी शख्सियत का डंका मानता है। अजय देवगन, कंगना रनौत, तापसी पन्नू, राजकुमार राव, इन लोगों ने भी उनका ब्रांड एंडोर्स किया है। ज्यादा देरी नहीं करते क्योंकि सवाल बहुत है और जवाबों को जानने के लिए हम और आप बहुत एक्साइटेड हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू मिस्टर नमन जैन, सल्यूट्स इंडिया के ओनर। और आज आप और हम सब जानेंगे जासूसी के उन पन्नों के बेहद राज। वेलकम नमन जैन। भाई, हमारी ऑडियंस आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड है और इतना ही नहीं, हम और आप सब जानना चाहते हैं क्या है ये जासूसी। ज्यादा देरी नहीं करते, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके मन में जासूसी का ख्याल कब आया? 1997 में, अच्छा। around 28 years back, when I just passed my college, I was a 22-year-old person, so a young boy. उस टाइम पे लाइफ में ये पता नहीं होता कि आप कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता आपको चुनना है। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट विच इज़ नॉट डन बाय मैनी पीपल। सो आई यूज्ड टू बी वेरी स्टूडियस। मैं ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में करी। मैं चाहता तो किसी अकाउंटिंग की जॉब में या किसी बैंकिंग की जॉब में या कहीं पे भी जा सकता, बट आई हैड अ डिफरेंट परसेप्शन इन माइंड कि मुझे कुछ लाइफ में ऐसा करना है जो विच इज़ नॉट डन बाय मैनी। और मुझे लगता था कि अगर आप किसी ऐसी रोड पे ट्रैवल करो विच इज़ नॉट ट्रेवल्ड बाय मैनी पीपल, द चांसेस ऑफ गेनिंग सक्सेस फार मोर हायर। मुझे हमेशा से
थ्रिलर्स देखने का बचपन से बड़ा शौक था, सस्पेंस मूवीज देखता था मैं, उसकी शर्लॉक होम्स की बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। मुझे एक कीन इंटरेस्ट था इस बिज़नेस में। मुझे लगता था कि शायद मैं इस बिज़नेस में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई इंस्टिंक्ट्स। और मैंने ये भी देखा कि जैसे मैं जब छोटा था बचपन में भी और बड़ा होके भी बहुत सारी चीज़ों में मेरे दोस्त, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स मेरे ऊपर रिलाई करते थे। जैसे एक इंसिडेंट हुआ जब मैं सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में था। अच्छा। तो यही आपका पहला असाइनमेंट था? ये शायद मेरा इस प्रोफेशन में आने से पहले का असाइनमेंट। अच्छा। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मेरी एक रिलेटिव थी, अच्छा। उनका हार चोरी हो गया। उस टाइम पे जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, उन्होंने मुझे बोला कि ओनली यू कैन डू दिस केस, तू ही बता सकता है कि वो किसने लिया होगा। एंड आई फाउंड आउट फाइनली कि ये जो हार था उनके ड्राइवर ने चुराया था, और रात को 12:30 बजे जाके उनके घर से हार के हम रिकवरी करके आए, और उसने रुमाल में बांध के हमें हार चुपचाप लाके पॉकेट में दिया कि सर मेरे ऊपर कोई केस मत बनाना, प्लीज आप ये हार ले जाओ। ठीक है, तो वो केस था जो 12th स्टैंडर्ड का था। बट उस केस ने मुझे इतना इंस्पायर किया बिकॉज कहीं पे भी कुछ भी घर में होता था, कोई भी ट्रबल शूटिंग के लिए लोग मुझे याद करते थे। अच्छा, जब आपने ये करियर सोचा कि मैं तो जासूस बनना चाहता हूँ, परिवार को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? मैंने जासूस बनने के बाद उनको बताया। अच्छा। लेकिन उनका रिएक्शन, उनको पता ही नहीं था जासूसी होती क्या है, कहते ये कौन सा प्रोफेशन होता है। ठीक है, सो उनको लगता था कि 27 इयर्स बैक ये प्रोफेशन इंडिया में इतना कॉमन नहीं था। अभी भी कॉमन नहीं है। अभी भी, अब तो फिर थोड़ा सा कॉमन हो गया। एवरीबडी इज सीकिंग प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विसेज नाउ। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, बट बहुत लोग जानते भी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उस टाइम पे तो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे, आज से 27 साल पहले। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को डिस्क्लोज करना कि आई एम अ डिटेक्टिव, तो लोग हंसते थे। ऑब्वियसली, हाँ। डिटेक्टिव व्हाट, ये क्या बनना चाह रहा है बेटा? हाँ। और जिसको भी बताते थे ना किसी फंक्शन में जाके, मैरिज वगैरह फंक्शन में जाके कि आई एम अ डिटेक्टिव, तो लोग हंसे, डिटेक्टिव। लेकिन अब ना ये परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गई है। सो यू स्टार्टेड योर करियर एज अ डिटेक्टिव ओनली, और कुछ और भी किया है जीवन में? डिटेक्टिव, आई वाज अ बैंकर आल्सो, बट फर्स्ट आई वाज अ डिटेक्टिव, देन आई केम इनटू बैंकिंग, then from banking I again went back to a detective. So it was like that. But जब मैं बैंकिंग में भी था, तब भी मैं एक डिटेक्टिव ही था। बिकॉज बैंकिंग में रहते हुए भी मेरे दिमाग में, जिसके दिमाग में ट्रबल शूटिंग आ जाती है ना, तो वो हर चीज में ट्रबल शूट करता रहता है। बैंक में रहते हुए भी कितने फ्रॉड के केसेस मैंने पकड़वाए। बैंक में रहते हुए भी ऐसे भी इवेंट्स हुए जो बैंक से रिलेटेड नहीं थे, बट हमारे बैंक में एंट्री कर गए लोग, जिसमें कि लोग हिप्नोटाइज कर देते हैं बैंक मैनेजर्स को। ऐसे लोगों को मैंने पकड़वाया। लोग हमारे बैंक में बाहर व्हीकल चोरी करते हुए किसी को पकड़वाया। तो बेसिकली बैंक में रहते हुए मैं एक जासूसी था, डिटेक्टिव ही थे। हाँ, तो दैट इज इन माय ब्लड। कोई ऐसा केस यार जिसको सुन के मजा आ जाए, ये अलग था, या इसको करने में मजा भी बहुत आया? ऐसे तो बहुत सारे केस हैं जिनको करने में मुझे बहुत मजा आया। लेकिन मैं अपने करियर का जो पहला केस है, अच्छा, एज अ डिटेक्टिव करियर जब मैंने अडॉप्ट किया था, उस टाइम पे जो सबसे पहला केस हैंडल मैंने किया था, वो सबसे डेंजरस केस हैंडल किया था और सबसे एक्साइटिंग केस भी था। अच्छा। उस केस में क्या था कि देयर वाज अ यूनियन ऑफ लेबर। अच्छा। हाँ, वो एक इंडस्ट्री थी, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से होता था उस इंडस्ट्री में, और हम चाइना को सुपरसीड करते थे। मैं 27 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हम चाइना को सुपरसीड करते थे उस प्रोडक्ट के लिए। अब उस इंडस्ट्री के जितने भी लेबर थे, उन सब ने मिलकर एक यूनियन बना ली। अब यूनियन बनाने के बाद वो इतनी फेरोशियस यूनियन हो गई कि अगर कोई भी मालिक उस इंडस्ट्री का अपने किसी भी लेबर को कुछ नहीं बोल सकता था। अगर कुछ ही बोलता था तो चाय जमीन पे फेंक देते थे उठा के, उसके प्रोडक्ट पे चाय फेंक देते थे। अच्छा। हाँ, खुंदक में आके। और मालिक ने अगर कुछ बोल दिया तो सारे के सारे लेबर खड़ी हो जाती थी कि हम स्ट्राइक करेंगे। इस नेचर की वजह से, रॉक नेचर की वजह से, ये सारा बिजनेस चाइना शिफ्ट होने लगा था। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस वजह से काफी प्रॉब्लम में आ गई थी उस टाइम में कि भाई ये बिजनेस सारा चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो। उस टाइम पे ये केस हमने हैंडल किया था क्योंकि हमें लेबर यूनियन के अंदर घुसना था। लेबर यूनियन में जहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती थी, मैं एक अंडरकवर एजेंट बन के गया। अंडरकवर एजेंट बन के मैंने क्या किया, मैं एक जर्नलिस्ट वहाँ पे बन के गया। उनकी मीटिंग्स पहले शुरू में पार्क्स में हुआ करती थी, अलग अलग पार्क्स में वो लेबर मिलके अपनी मीटिंग्स करते थे। मैं जर्नलिस्ट बन के गया, मैंने उनके पूरे वीडियोज निकाले मीटिंग्स करते हुए ऑफिशियली कि आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम टेकिंग योर वीडियोज। कोई उस टाइम पे स्पाई कैमरास भी नहीं थे, पूरा कैमरा प्रॉपर टांग के और उनके पूरे वीडियोज निकाले। वीडियोस निकाल के जो वो लेबर को कह रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड किया। फिर जो लोग थे जर्नलिस्ट से, लोग ज्यादातर अपनी दोस्ती डेवलप कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके उनके ग्रुप में घुसे। ग्रुप में घुस के जो उनके यूनियन लीडर्स थे वो हमारे काफी क्लोज हो गए। तो अब हमें क्या होता है कि जब आपको किसी को क्लोज लाना होता है, देन यू हैव टू इनफॉर्मली सिट विद दोस पीपल। हर इवनिंग में मैं और मेरे कुछ दोस्त
हम लोग उनके साथ, उनके दोस्तों के साथ बैठते थे, उनसे बातें करते थे। धीरे धीरे उनसे जेलिंग बड़ी स्ट्रांग हो गई। अब जो है आइस ब्रेक हो गई बीच में, अब वो हमसे बिल्कुल ओपनली बात करने लगे। तो जब हमने उनसे पूछा कि तुम्हारा मोटिव क्या है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, तो यूनियन लीडर्स ने बताया, देखो भाई हमारा तो एक ही मोटिव है, पैसा। अगर हमें पैसा मिल जाए तो हम खत्म कर देंगे इस मैटर को। मैंने उनको ऑफर किया, अगर मैं मालिकों से बात करूं इस बारे में और तो मैं पैसा दिलवा दूं उनसे बात करके, बिकॉज मैं जर्नलिस्ट था, आई वॉज ए न्यूट्रल पार्टी टू देम, उनके सामने तो मैं एक न्यूट्रल पार्टी था। तो कहते हैं कि आप अप्रोच कर सकते हो उनको। मैंने कहा कि हाँ कोशिश कर सकते हैं, हमारे चैनल्स के थ्रू, हमारे चैनल्स होते हैं, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। कहता बात करो। तो 27 ईयर्स बैक जो यूनियन लीडर था और उसका जो एक एसोसिएट था, उसने 10 लाख रुपए मांगे। 27 साल पहले 10 लाख रुपए उसने मांगे। ठीक है, तो हमने आके अपने क्लाइंट्स को बताया कि दे आर आस्किंग 10 लाख रुपीस। कहते हैं कि हमारे को 10 लाख रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोबारा खड़े हो जाएंगे मांगने के लिए। और ये हमें भी लगता था कि दोबारा खड़े हो जाएंगे मांगने के लिए। तो हमारे को इसको परमानेंटली क्लोज करना था कि इसको यूनियन को ब्रेक कराना है और इनके लीडर्स को एक्सपोज करना है, ये बताना है कि जो यूनियन है एक्चुअली रन किस लिए कर रही है। तो हमने क्या किया, वो 10 लाख रुपए उनको दिए। 10 लाख रुपए देते हुए उनकी रिकॉर्डिंग बनाई कि 10 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं। और वो रिकॉर्डिंग हमने सारे यूनियन लीडर्स को, सॉरी नॉट यूनियन लीडर्स, बट जो यूनियन के जो दूसरे मेंबर्स थे उनको एक्सपोज कर दिया। ठीक है, तो जब यूनियन लीडर्स के ऊपर से उनका ट्रस्ट ही खत्म हो गया, लीडरशिप में और आने वाला कोई रोल नहीं था, क्योंकि वही लोग जो थे बड़े प्रोमिनेंट लोग थे, दबंग थे वो लोग। जैसे ही वो एक्सपोज हो गए यूनियन में, तो यूनियन अपने आप ही बिखरती चली गई एंड यूनियन जस्ट गॉट डिस्ट्रॉयड। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो जासूसी प्रोफेशन है, ये कानून के दायरे में करना जरूरी है क्या? ये कानूनी प्रोफेशन है? यस, इट इज अ लीगल प्रोफेशन। लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ये इलीगल काम करते हैं, ये इलीगली काम करते हैं, या इनको गवर्नमेंट से अथॉरिटी नहीं है। बट आई मस्ट से एंड आई मस्ट ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ पीपल कि ये 100% लीगल प्रोफेशन है, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। राइट, सो हाँ, अगर आप जाओगे तो आप यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, कहीं पे भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर प्रोफेशन इज अ लीगल प्रोफेशन। और ये इंडिया में भी 100% लीगल है। वी आर अ रजिस्टर्ड बॉडी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हमारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि हम इन्वेस्टिगेशन की क्या क्या एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं, विच इज पास्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। Then we are a company that is registered with the GST, right? पहले जो कि सर्विस टैक्स हुआ करता था, सर्विस टैक्स में भी there is a heading of private investigation agencies. Private investigation agencies की definition भी उसमें बिल्कुल clearly mentioned है कि private investigation agencies are those companies जो कि अपनी services clients को render कर सकती हैं on a amount, on a fee. राइट, और उसमें भी क्लियर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन डेफिनेशन भी मेंशन्ड है कि दीज आर प्राइवेट डिटेक्टिव्स। सो बेसिकली डेफिनेशन कैन बी रेड डाउन देयर आल्सो। देन एमएसएमई आया। एमएसएमई में भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज की डेफिनेशन क्लियरली मेंशन्ड है। तो वी आर रजिस्टर्ड विद ऑल द 3 बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट एंड वी आर वन ऑफ द हेवीएस्ट जीएसटी पेयर्स इन दिस इंडस्ट्री। बेसिकली जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ऑब्वियसली अगर आप कुछ इलीगल करोगे, आप किसी का चोरी करोगे, डाका डालोगे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको टैक्स नहीं देगी उस चीज का। ठीक है, और ना ही आपको अप्रूव करेगी। वंस दे आर अप्रूविंग यू टू वर्क एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव इन इंडिया, टू प्रैक्टिस योरसेल्फ एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव इन इंडिया, दैट मीन्स दे अप्रूव दिस प्रोफेशन। प्लस 2007 में एक इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज को रेगुलराइज करने के लिए एक बिल लेके आई थी, जिसको कहते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट, पडार बिल हम उसको कहते थे। अच्छा, वो बिल अब स्क्रैप हो गया है, बट गवर्नमेंट को भी ये मालूम है कि ये इस प्रोफेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। ठीक है, और वो भी जानते हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का इलीगल प्रोफेशन नहीं है, इट्स ओनली दैट दे हैव टू बी रेगुलराइज्ड। ठीक है, तो इसका लाइसेंस भी होता है? इसका इंडिया में कोई लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी केस को सॉल्व करते करते इमोशनल हो गए, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा हो गया? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम्स ऑफ लाइफ, विक्टिम्स ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। जो लोग आते हैं परेशान होते हैं, और कितने लोग ऐसे आते हैं जो हमारे सामने आके बहुत ज्यादा रोते भी हैं, मतलब दे क्राई फ्रॉम हर्ट। लेकिन उनको कंसोल भी हमें कई बार करना पड़ता है। इट बिकम्स अ वेरी टफ जॉब टू हैंडल क्लाइंट समटाइम्स। और आप कई बार जब उनकी स्टोरी सुनते हो लाइफ की, ठीक है, तो यू गेट कैरिड अवे। अब एक ऐसी स्टोरी मुझे याद आती है जिसमें मैंने काफ़ी टाइम पहले एक इन्वेस्टिगेशन करी थी। उसमें एक फादर आए थे, उनका यंग बेटा था, उसकी कोविड में डेथ हो गई थी। अच्छा, अब उनके लिए कोई और मकसद नहीं था, अपने पोते पोतियों के लिए सब कुछ करना उनका मकसद था। एंड दे वर वेरी रिच फैमिली ऑफ दिल्ली, वेरी रिच फैमिली ऑफ दिल्ली। दे वांट टू पास ऑन एवरीथिंग टू देम। उनका एक और बेटा भी था,
ठीक है। वो जो बेटा था दैट ही वाज आल्सो वेरी डिसेंट, ही यूज्ड टू लव हिज ब्रदर वेरी मच, ठीक है। लेकिन जो ब्रदर की वाइफ थी, ठीक है, वो उसको ना उसके ऊपर हमेशा शक रहता था दूसरे भाई को, तो वो अपने फादर को नोटिस में लाता रहता था। लेकिन फादर ये कहते थे, फादर वॉज अ वेरी जेंटलमैन, राइट, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उनको ये लगता था कि ये शायद हो सकता है जेलसी की वजह से कह रहा हो या कुछ कह रहा हो, बट तो उसने उस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। बट एक दिन अपने जो उनका बेटा था जो एक्सपायर हो गया था, उसका कैबिन सर्च कर रहे थे। कैबिन सर्च करते हुए उनको उससे कुछ पेपर्स मिले। उन पेपर्स में उसने बेटे ने अपनी विल, अपनी हैंड रिटन विल लिखी हुई थी। इसमें उसने क्लियर लिखा हुआ था कि अगर मुझे कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो मेरी जो भी शेयर बनता है उसमें से एक भी रुपया मेरी वाइफ को ना दिया जाए। Really? और हाँ, और मेरे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब एडल्ट हो जाएंगे, तब उन्हीं को उनका शेयर दिया जाए, बट मेरी वाइफ को एक भी रुपया ना दिया जाए। मतलब हस्बैंड को पहले से पता था वाइफ के बारे पहले में? से पता था ये बात, लेकिन उस हमने पेरेंट्स को भी बात डिस्क्लोज नहीं करी हुई थी और चुपचाप उसने ये लेटर बना रखा था। अब वो चीज उनके हाथ लग गई, तो जब उनके हाथ लगी ये चीज और बड़ा भाई पहले से बोलता था उनको, शक और बढ़ तो गया। शक और बढ़ गया। तब वो हमारे पास आए ये पता करवाने कि एक्चुअली में रीजन क्या है। अब वो अपने पोते और पोते को डिप्राइव भी नहीं करना चाहते किसी चीज से। एंड ही वाज इन अ स्टेट वेयर ही वाज क्राइंग। ही वाज वेरी जेंटल पर्सन, वेरी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, ठीक है, बट ही वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, कि अपने बेटे के इमोशंस को लेके और सारी चीज़ों को लेके ही वाज जस्ट क्राइंग। तो हमने उनको पहले कंसोल किया, फिर ही केम आउट विद ऑल द रीजंस कि उनको, अब वो ये कहते थे कि चलो ठीक है, मेरे बेटे ने विल किया कि मुझे अपनी बहू को कुछ नहीं देना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो बाय माई सन्स, बट मैं ना एक इंटेलिजेंट डिसीजन भी ले जाता हूँ कि ऐसा रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्यों ऐसा उसने लिखा? क्यों उसने ऐसा लिखा कि वो अपनी बीवी को कुछ नहीं देना चाहता है। हाँ। अब वो फाइंड आउट करो रीजन। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन जब करनी शुरू करी उनकी बहू के अगेंस्ट, तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें ये पता चला कि जब उनके बेटे को कोविड हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी नेवर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज सन। उनको मेडिसिन टाइम पे नहीं देती, उनके पास नहीं जाती थी, उनको जो है उनकी केयर नहीं करती थी। डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके जाते थे, तब भी मेडिसिन नहीं देती। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि कुछ हो जाए इसको। वो बेटा जो था उस टाइम पे हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जा सकता था। हॉस्पिटल की स्केर्सिटी थी उस टाइम पे, कोई लोगों को हॉस्पिटल से मिल रहे थे, बट उन लोगों का खुद के उनके फ्रेंड का अपना हॉस्पिटल था, वो एडमिट करा सकती थी, फिर भी उसको एडमिट नहीं कराया। सारे ड्राइवर्स ने, सारे सर्वेंट्स ने हमारे को सारी डॉटर इन लॉ के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन दी। ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि वो पति, वो मतलब वो केयर कर सकती, फिर भी शी वॉज नॉट डूइंग इट। अब हमें लगा कि बट ऐसा क्रूअल कोई कैसे हो सकता है, ठीक है, एंड ही एक्सपायर्ड इन द टाइम्स ऑफ कोविड। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला दैट, हमने कुछ दिन तक उसको फॉलो किया, उसके ऊपर टेक्निकल रिसर्चेस करी, पता चला दैट शी इज ऑलरेडी हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स। उसके साथ उसका अफेयर शादी से पहले से है, जबकि उसके 2 बच्चे भी हैं, बट उसके साथ उसका अफेयर शादी से पहले से चल रहा है। और वो जो पर्सन है, कोई अपनी बेकरी चलाता था, उसके साथ वो उसके पास उसकी बेकरी में रोज मिलने जाती थी, एंड उसने बेकरी के ऊपर ही अपना एक बेडरूम बना रखा था। दे बोथ यूज्ड टू गो देयर एंड स्पेंड टाइम। तो जब हमने सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए, हमने अपने क्लाइंट को सबमिट किए, मतलब इट वाज अ इमोशनल केस। उनका भी बड़ा इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ, हमारे को बड़ी हैवीनेस हुई हर्ट में कि यू नो, बट सच लाना आपका काम था, सच लाना हमारा काम है। कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट जो आया था आपके पास वो गिल्टी था और जिस पर उसने जासूसी करवाई वो गिल्टी नहीं था? कभी ऐसा कोई केस आया सामने? ऐसे ना कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमेशा जब आप क्लाइंट से बात करते हो, आप अपने क्लाइंट की जासूसी तो कर नहीं रहे होते हो, ठीक है। जो आप कहते हो, आपको कई बार आप अपनी ड्यू डिलिजेंस तो कर सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ चीज़ें समझ भी सकते हो, उसका पर्पस भी समझ सकते हो, लेकिन आप जासूसी नहीं कर रहे होते तो आपको फेस वैल्यू पे कई बार अपने क्लाइंट को लेना पड़ जाता है। अच्छा। तो ऐसा एक केस भी हमारे पास आया था जिसमें कि एक क्लाइंट हमारे पास आए, वो अपनी डॉटर इन लॉ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने आए। जब अपनी डॉटर इन लॉ के ऊपर, उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, शी वॉज अबाउट टू बी अ जज, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो हमारे पास आए कि मेरी डॉटर इन लॉ कैरेक्टरलेस है, उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, शी कैन नॉट कंसीव, ठीक है, एंड उसने मेरे बेटे से शादी करी है इस वजह से ताकि वो जो है हमारे को एक्सप्लॉइट कर सके, और सारी बातें छुपा के उसने मुझे मेरे बेटे से शादी करी है। और मैं अपने बेटे की निगाह में ये लाना चाहता हूँ दैट शी वॉज हैविंग यू नो मेडिकल इश्यूज बिफोर द मैरिज इटसेल्फ एंड शी इज अ कैरेक्टरलेस वुमन, ठीक है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन, पहले डिसीजन खुद ही बता दिया उन्होंने, हाँ, कि ये प्रूव करना है, बेसिकली हमारे से कहलवाना चाह रहे थे, हाँ, कि उनकी डॉटर इन लॉ खराब है, हाँ, राइट। सो हमारा काम था इन्वेस्टिगेशन करना, हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, हमें पता चला डॉटर इन लॉ तो बहुत क्लीन है, हमें पता चला कि शी इज इंटेलिजेंट जेम ऑफ पर्सन, जिससे ही बात कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, फॉलो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, हर जगह से वो क्लीन आ रही है।
तो और हमने देखा मेडिकल इश्यूज़ के बारे में, मेडिकल इश्यूज हमने चेक किया, शी वॉज परफेक्टली फाइन, उसको कोई मेडिकल इशू नहीं था, कुछ नहीं था, वो सिर्फ अपने करियर की वजह से कंसीव नहीं कर रही थी, उसको जज बनना था। ठीक है, सो जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने सोचा जी इतनी क्लीन है, बट ही वॉज सो कन्विंसिंग कि नहीं वो है ही, और वो बार बार हमें रोज फोन करता था, नहीं वो है, आप और फाइंड आउट करो और फाइंड आउट करो। हम रोज फाइंड आउट करते थे, बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करते थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा था। फिर हमने जो है ना, हमने सोचा कि एक बार ना जहां पर रहती थी हमारे क्लाइंट का, वहां पे भी इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जब हमने जहां पर वो रहती थी, मतलब अपने इन लॉज के प्लेस में जहां पे हमारा क्लाइंट खुद भी रहता था, वहां पे हमने इन्वेस्टिगेशन करी उसी की डॉटर इन लॉ के बारे में। बट जब हम उसकी डॉटर इन लॉ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने गए तो उन्हीं के सर्वेंट्स, उन्हीं के नेबरहुड ने हमें बताया कि ये जो पर्सन है, इसका फादर इन लॉ, ही इज अ साइकोपैथ। ठीक है, इसको जो है ये, इसको अपनी डॉटर इन लॉ भाती ही नहीं है, इसको जो है ना ये हर किसी के साथ ही पूरे मोहल्ले में ऐसे बिहेव करता है, हर किसी के ऊपर शक करता है, हर किसी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ केस बनाना चाहता है, कभी किसी के ऊपर फॉल्स केस बना के डाल देता है, कभी किसी के ऊपर फॉल्स केस बना के डाल देता है। अपनी बहू को इसने इतना परेशान किया हुआ है, उसको गालियां दे दे के बातें करता है घर में। उससे घर के सर्वेंट्स ने हमें बात बताई कि भाभी तो बहुत डिसेंट थी, कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये ही जो है खराब है। उस केस में हमें लगा कि हाँ, कि क्लाइंट को कभी भी शायद फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, कुछ हमें बेसिक रिसर्च उसके बारे में खुद भी कर लेनी चाहिए। जब रिजल्ट आपने दिया तो उसको क्या प्रूफ दिया, क्या बोला आपने क्लाइंट को? जब हमने बताया उसको, हमने उनके सर्वेंट्स के स्टिंग ऑपरेशन बना लिए, लेकिन अब हमें ये भी डर होता है ऐसे केस में कि सर्वेंट्स की नौकरी चली जाएगी, हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। राइट, ठीक है, सो हमने बड़े सटल वर्ड्स में, ठीक है, उसको बताया कि ये जो है लड़की क्लीन निकली है और इसके अगेंस्ट कुछ नहीं निकला है, बट जो हमने नेबरहुड में इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है, उनका व्यू ऐसा है। ठीक है, तो हमने अपने क्लाइंट के बारे में लिखा। देन ऑब्वियसली यू नो ही वाज अ पर्सन, जहाँ पे हम धर्म संकट में थे, वो हम इधर से भी फंसते थे उधर से भी फंसते थे। ठीक है, तो बट फिर भी किसी जो लड़की क्लीन है उस पर जबरदस्ती एलिगेशंस लगाकर तो आप पोर्ट्रे नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ही गॉट ऑफेंडेड ऑब्वियसली। जब आप किसी ट्रूथ क्लाइंट सामने लेकर आ रहे हैं, सच सामने लेके आओगे और आपके क्लाइंट के खुद के अगेंस्ट जा रहा है, तो ही हैज टू बी ऑफेंडेड। ठीक है, तो उन्होंने हमारे बोला कि जो मैंने आपको मैंने अपने अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं बोला था, आपको मेरी डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। हमने कहा कि हमने आपके अगेंस्ट करी भी नहीं थी, लेकिन अपने आप अगर कोई फैक्ट हमारे सामने आ रहा है तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम आपको बताएंगे नहीं वो फैक्ट। ऐसे केस में आपको फीस मिली कि नहीं मिली? फीस मिली तो थी, लेकिन वापस करनी पड़ी। अच्छा, ज्यादातर केसेस, मोस्टली केसेस क्या आते हैं, क्या है हमारे हिंदुस्तान की आवाम के पास, क्या परेशानी है सबसे ज्यादा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि परेशानी जो होती है ना, वो हर तरीके की है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह के डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिस तरह से एडवोकेट्स की कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है ना, वैसे डिटेक्टिव्स की भी जरूरत पड़ती है। और ये जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव हो तभी आपको जरूरत पड़े। राइट, नेगेटिव ना हो इसके लिए भी डिटेक्टिव की जरूरत है। अच्छा। कि अपने प्रिकॉशन जो है ना रखना अपना बड़ा जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, सो क्या है कि अब आप शादी करने जा रहे हो किसी के साथ, राइट, तो शादी से पहले आपको नहीं पता कि सामने वाले पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपको अब कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। किसी का अफेयर चल रहा है, कई लोग तो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, कोई लोग एक्सेसिव अल्कोहलिज्म में होते हैं, एडिक्शन सेंटर्स में रह के आए होते हैं, पेरेंट्स को ही नहीं पता, उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता, कुछ लोग होते हैं जो कि जिनके क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनकी पूरी जिंदगी लिटिगेशन ही लड़ते रहते हैं कोर्ट में जाके। कुछ लोग होते हैं जिनके अगेंस्ट जो है मेडिकल इश्यूज होते हैं, साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं। कुछ लोग होते हैं एजुकेशन अपनी गलत बता देते हैं, कुछ लोग होते हैं अपना पैकेज गलत बता के शादी कर लेते हैं, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रोफाइल गलत बता के शादी कर लेते हैं। कुछ लोग और नहीं होते तो उनका नेचर ही खराब होता है। अच्छा, ये केसेस दोनों में, लाइक अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, दोनों में ही ये प्रॉब्लम्स है। सी अरेंज मैरिज इज वन थिंग कि आप सामने वाली पार्टी को जानते ही नहीं हो, बट लोग ये सोचते हैं कि लव मैरिज में हम सभी कुछ जानते हैं, तो फिर क्यों शादी इन्वेस्टिगेशन करनी। बट लोग ये नहीं जानते हैं कि पीपल कैन बी फेक। दैट इज अ मिथ ना, कि लव मैरिज में हम सब कुछ जानते हैं। दैट इज अ मिथ। लोग जो है ना फेक अपने आप को दिखाते हैं, और कितने हमने केसेस डिटेक्ट किए हैं जिसमें लोग अपने आप को सामने वाले अपने पार्टनर के सामने इतना कुछ अपने बारे में बताते हैं, और जब उनके बारे में एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन हुई, दे टर्न आउट टू बी नथिंग एट ऑल। ठीक है, सो उनका बिल्कुल ही ऑपोजिट थे जो अपने आप को उन्होंने दिखाया हुआ था सामने वाले को। एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट, जो लव मैरिज के केस में क्या होता है कि यू आर इन इमोशंस, ठीक है, यू गेट कैरिड अवे, आप ना ज़्यादा बैकग्राउंड में जाते भी नहीं हो सकता है लड़के या लड़की में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा इंटरफेयरिंग हो या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो फैमिली में फादर इन लॉ का नेचर खराब है, ब्रदर इन लॉ का नेचर खराब है, उनका कैरेक्टर खराब है, आपको तो जाके एडजस्ट करना है ना उस फैमिली में। बट ये कैसे पता लगेगा कि क्या नाम है ब्रदर इन लॉ, क्योंकि हो सकता है वो सोसाइटी के सामने अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करते हो। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो होती है
ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन उस सोसाइटी से नहीं होती जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। Right. कुछ हद तक होती है उससे भी, Right. लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशन उससे नहीं होती। बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के। ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन समवन, सोसाइटी में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो तुम्हारे क्लाइंट भी निकाल लेंगे। राइट। हमारा काम क्या है? हमारा काम है वो इन्फॉर्मेशन निकालना जो वो खुद नहीं निकाल निकाल पा सकते। रहे। डाइव डीप इनटू इट एंड गेट द मैक्सिमम पॉसिबल आउट ऑफ इट। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन एक प्रोफेशनल हेल्प लेते हो और आप इन्वेस्टिगेशन डीप डाउन करने जाते हो, तो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अ पर्सन विच आर नॉट नोन पब्लिकली। ठीक है, सो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। फिर आपने पूछा जनरली प्रॉब्लम्स किस चीज़ की हैं? पोस्ट मैट्रिमोनियल अफेयर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। शादी के बाद के इश्यूज बहुत सारे हैं। कंपैटिबिलिटी के बड़े सारे इश्यूज हो जाते हैं। कंपैटिबिलिटी इज वन थिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस आते हैं। कोई ऐसा दिलचस्प केस जिस सुनकर लगे यार ऐसा भी होता है सोसाइटी में? मैरिटल केस कोई भी? अभी एक रीसेंट केस किया था जिसमें लेडी थी जो हमारे क्लाइंट के भाई से मैरिड थी। उसने कहा कि मेरी वाइफ ये बताती है कि जो ये भाभी है, ठीक है, ये हर टाइम ना जब मेरा ब्रदर ऑफिस चले जाता है हर टाइम फोन पे रहती है, घर का कोई काम नहीं करती है, और ये जो ना ये अंदर बातें करती है फोन पे बेडरूम में जाके, और बड़ी हल्की हल्की आवाज़ों में बातें करती है। ठीक है, तो मेरी वाइफ को ऐसा लगता है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफेयर चल रहा है। अच्छा। मेरी वाइफ ने एक बार आई लव यू कहते हुए सुन लिया किसी को, तो कहते उससे उसका शक और बढ़ गया। तो कहते हैं कि अब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो हमने इन्वेस्टिगेशन करी। अब वो अपने भाई को भी नहीं बताना चाहता। कहता है कि मैं अपने भाई को, मैं नहीं चाहता, वो बिलीव ही नहीं करेगा। नहीं, बिलीव की बात भी नहीं है। वो कहता है कि मैं उनकी लाइफ में रिफ्ट नहीं लाना चाहता। अगर सपोज मेरा जो शक है वो गलत है, ठीक है, तो मैं उनकी लाइफ में जबरदस्ती शक क्यों पैदा करूं हस्बैंड वाइफ के बीच में, और मेरे रिलेशनशिप मेरे ब्रदर से भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, सो आई वांट टू गो अहेड विद द प्रॉपर एविडेंस ओनली। मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा ही नहीं। फिर हमने उसकी वाइफ के ऊपर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस करी। जब हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर करी तो हमें पता चला कि दैट जो उसका एक शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड था, वो उसके साथ अभी भी बहुत ज़्यादा टच में है। तो हमने फिर फर्दर उसको फॉलो करना शुरू किया। इसको कई कई जगहों पे जाया करती थी। तो एक दिन एक जगह पे जब ये निकली घर से, तो हमने देखा कि वो किसी एक होटल में पहुंची, और होटल जो था बड़ा, ऑल्दो वो फैमिली बहुत रिच फैमिली थी, ठीक है, लेकिन और वो 5 स्टार से नीचे कभी रहती भी नहीं होगी मुझे ऐसा लगता है लड़की, लेकिन वो एक 2 स्टार टाइप होटल में पहुंची, बड़ी डिंजी सी जगह पे, और वो अंदर चली गई। अब हमने जब वो अंदर चली गई तो मैंने अपने टीम को बोला कि आप एक काम करो, आप ना इसके बराबर में एक और कमरा ले लो। ठीक है, तो उन्होंने एक और कमरा ले लिया। मैंने कहा इसके रूम पे वॉच रखो आप। तो जब रूम पे उन्होंने वॉच रखी, देखा कि एक और आदमी उसमें थोड़ी देर में अंदर गया। एक स्मार्ट लुकिंग बॉय एक बैग लेके आया था अपने साथ, बैग लेके वो भी अंदर चला गया। अब मैं ये तो पता चल गया कि अब ये जो है इसका बॉयफ्रेंड आ गया है। अब हमने क्या किया कि हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया अपने क्लाइंट को। क्लाइंट जो है वो उसके हस्बैंड को लेके, अपने फादर को लेके, सबको लेके वहाँ पे आ गया होटल में। एंड वहाँ पे आके उसने पहले पुलिस को बुलाया, कॉल करके, पीसीआर पे कॉल करके पुलिस वहाँ पे आई, और पीसीआर के साथ अंदर जाके गेट नॉक किया। वो गेट भी मैंने एक्चुअली नॉक किया था, मैं वहाँ पर पहुँच गया था उस टाइम तक। तो मैंने नॉक किया और मैंने गेट खुलवाया, एंड पुलिस के साथ वी ऑल बार्ज इनसाइड। तो जब हमने बार्ज किया तो देखा कि द बॉय वाज हाफ नेकेड, राइट, एंड द गर्ल वाज आल्सो सिटिंग ऑन द बेड। और क्लाइंट ने हमारे सारे अपने मोबाइल से उसके वीडियोस वगैरह सब बना लिए। अब वीडियोस उसके सारे बनाने के बाद अंदर, चलो ये तो पकड़े जाना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस में बड़ी आम सी बात है, लेकिन शॉकिंग क्या था उसमें? शॉकिंग ये था कि हमें वहाँ पे एक बैग मिला जो लड़की अपने घर से लेके निकली थी, उसमें घर की सारी ज्वेलरी थी। वो सारी ज्वेलरी उस लड़के को हैंड ओवर कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड को। और जब उनको थाने लेकर आए तो उनका ये प्लान था, वो लड़का भी मैरिड था किसी और के साथ, उनका ये प्लान था कि हम ये सारी ज्वेलरी इकट्ठी करके इसको एनकैश करा के, और ये दोनों भागने वाले थे अब्रॉड। टाइमली सब कुछ हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, जो हम ये फिल्मों में जासूसी देखते हैं, रील और रियल, दोनों में अंतर है या काफी हद तक सिमिलैरिटी है इसमें? देखो क्या है कि जो फिल्म में हम फिक्शनल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, हम जितने भी जासूसी के नॉवेल्स पढ़ते हैं, इवन शेरलॉक होम्स इज अ कैरेक्टर। लोग सोचते हैं शेरलॉक होम्स इज अ रियल डिटेक्टिव, राइट, बट शेरलॉक होम्स इज आल्सो अ कैरेक्टर जो हमें मूवीज में दिखाया जाता है। करमचंद जासूस और गोपीचंद जासूस एंड ऑल दैट, दीज आर ऑल फिक्शनल कैरेक्टर्स। दिखाते हैं जासूस हैट पहन के घूम रहे हैं, ओवरकोट पहन के घूम रहे हैं, काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं। ऐसे डिटेक्टिव्स नहीं होते हमारे। क्या होता है कि हमारे फील्ड में ना एक कहावत है, अ बेस्ट इन्वेस्टिगेटर इज द वन हु डजंट लुक लाइक वन। ऑब्वियसली, तभी तो इन्वेस्टिगेशन। जब तक आप क्राउड में मर्ज नहीं होगे, जब तक आप लोगों में मिक्सअप नहीं हो सकते हो, ठीक है, तब तक आप एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर बन ही नहीं सकते हो। ठीक है, आपको लोगों से में मर्ज होकर उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। और अगर आप हैट लगा के घूमोगे, चश्मे लगा के घूमोगे, ओवरकोट पहन के घूमोगे, और लोगों में मर्ज कैसे होगे? यू हैव टू बी अ कॉमन लुकिंग मैन। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि
उसमें दिखाते हैं मूवीज में कि इन्वेस्टिगेशन इज द रोल ऑफ वन पर्सन, कि एक पर्सन गया और पूरा का पूरा केस सॉल्व करके आ गया। राइट। रियल में ऐसा नहीं होता है, इट रिक्वायर्स अ टीम एफर्ट। मेल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम होती है, फीमेल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम होती है, बैक ऑफिस की टीम होती है जो बैक ऑफिस में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करती है, ऑन ग्राउंड टीम होती है जो ऑन ग्राउंड में जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। डिवाइसेस यूज करे जाते हैं अलग अलग तरीके के इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, और एक प्लान स्ट्रेटेजी के अंडर में काम किया जाता है। कौन किसको फॉलो करेगा, ठीक है, एक टीम वो है। एक है जो आस पड़ोस में उसके इन्वेस्टिगेशन करेगा, एक है जो अपने सर्वेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेगा। जो सर्वेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेगा वो वैसे ही एक पर्सन होना चाहिए। जो आस पड़ोस में इन्वेस्टिगेशन करेगा वो एक ऊंची प्रोफाइल का आदमी होना चाहिए, ठीक है। जो फील्ड में उसको फॉलो करेगा वो एक कॉमन लुकिंग मैन होना चाहिए, जो सड़क पे अगर 5 घंटे भी खड़ा हुआ तो कोई लोग आगे उसको टोके ना कि भाई क्यों खड़े हो यहाँ 5-6 घंटे तक। तो एक कॉमन लुकिंग मैन होना चाहिए। आप जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो, ठीक है, एक बैक ऑफिस की ऑपरेशंस की टीम होती है जो आपका पीछे सारा उसका डेटा निकाल रही है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो ऑन ग्राउंड टीम को पास ऑन करे जा रही है। ऑन ग्राउंड टीम उस डेटा के ऊपर भी काम कर रही है। कभी ऐसा हुआ है कि आप इन्वेस्टिगेशन करते करते एक्सपोज हो गए हो, पकड़े गए हो? क्या होता है स्वाति की एक्सपोजर जो है ना इतना इजी नहीं होता डिटेक्टिव्स का, क्योंकि हम लोग बहुत प्रिकॉशंस लेके और बहुत ड्यू डिलिजेंस करके और बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट करके ही किसी केस को अंडरटेक करते हैं। तो एक्सपोज होना इतना आम बात नहीं है डिटेक्टिव्स की। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आप एक्सपोज हो सकते हो या हुए हो, बट हो सकने वाला एक इवेंट था जहाँ पे मुझे लगता था कि आज मैं एक्सपोज हो गया तो आज तो बहुत काम होने वाला है। जैसे मैंने बताया था जो हम लेबर यूनियन का केस कर रहे थे, मैं जर्नलिस्ट था उसमें उनके हिसाब से, लेबर के हिसाब से मैं लेबर के बीच में बैठा हुआ था। उस टाइम पे मैं उनके वीडियोस बना रहा था, उनसे बातें कर रहा था, हम पेपर्स एक्सचेंज कर रहे थे कि वो क्या पिटीशंस डालने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। हम बाहर अपने डिस्कशंस कर रहे हैं। उधर बाहर जो है उनके एक यूनियन लीडर पे हमारा एक इन्वेस्टिगेटर फॉलो कर रहा था। वो फॉलो करते हुए यूनियन लीडर ने उनको पकड़ लिया बाहर, ठीक है। तो अंदर तक बाहर आ गई, बाहर एक जासूस पकड़ा गया, बाहर एक जासूस पकड़ा गया, बाहर एक जासूस पकड़ा गया, और हम अंदर ही बैठे हैं उन लोगों के बीच में। सुनाई दे रहा था ये हमारी टीम का एक हमारे, तो हमें पता चल गया कि अब हम इस टाइम पे हम रिस्क में हैं, और वी वर सराउंडेड बाय एटलीस्ट 300 to 400 पीपल, ठीक है। और लेबर यूनियन में तो क्या होता है, लेबर यूनियन के मैटर्स इतने सीरियस होते हैं। मारुति में याद होगा सबको कि GMHR को जला के मार दिया था, ठीक है। वो जो है लेबर तो किसी को नहीं छोड़ती है। उस टाइम पे आपको लगा था कि अगर उसने बता दिया कि हमारे इन्वेस्टिगेटर अंदर भी हैं, ठीक है, तो वी आर एट रिस्क टुडे। एग्रेशन में वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपोजर कभी हुआ नहीं, ठीक है, विद गॉड्स ग्रेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्लाइंट्स की साइड से प्रॉब्लम होती है। क्लाइंट्स क्या करते हैं, जब उनको हमारे थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है, तो जिसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं उसको बताते हैं मुझे तुम्हारे बारे में ये मालूम है, मुझे तुम्हारे बारे में वो मालूम है, तो यहाँ पे गए थे तो वहां पर गए थे। तो क्या होता है कि सब्जेक्ट अलर्ट खुद ही हो जाता है, और जब वो खुद ही अलर्ट हो जाता है तो खुद ही पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगता है मुझे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है। कुछ तो कभी अपना बैक मिरर एडजस्ट करने लगता है, कभी साइड मिरर एडजस्ट करेगा, कभी खाली सड़क पे गाड़ी रोक देगा, कभी रेड लाइट क्रॉस कर जाएगा, कभी बंद गली में घुस जाएगा। एंड व्हेन यू फॉलो हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपके एक्सपोजर के चांसेस डेफिनेटली उस टाइम पे बढ़ जाते हैं। खुद ही क्लू दे रहा है, क्लाइंट खुद ही क्लू दे रहा है, तो उस टाइम पे आपके एक्सपोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट जब ऐसे कोई साइन शो करता है तो हम टीम को उस टाइम पे विड्रॉ कर लेते हैं, और फिर 5-6 दिन बाद जब सस्पिशन फेड अवे हो जाता है तब देन वी डिप्लॉय द टीम अगेन। बट हाँ, एक केस मुझे याद आता है, बड़ा हिलेरियस सा केस था वो। हमारी जो क्लाइंट थी वो मैरिड थी, बट शी यूज्ड टू हैव अ अफेयर विद देयर जिम इंस्ट्रक्टर आल्सो। शी वांटेड कि वो इतनी पॉजिटिव थी उसके लिए कि वो किसी और के अफेयर ना करे, तो वो हमेशा जिम इंस्ट्रक्टर को हमसे फॉलो कराया करती थी कि वो किसी और के पास तो नहीं जा रहा है। और वो मैरिड भी थी, तो हमारा काम था ये देखना कि वो किसी और के उसका अफेयर है या नहीं है, हम उसको फॉलो करते थे। तो आपकी एक लिमिट होती है, जब आपको लगता है कि भाई पर्सन अलर्ट हो रहा है तो जैसे मैंने बताया आप विड्रॉ कर लेते हो अपने आप को, ठीक है। लेकिन ये जो लेडी थी, शी नेवर वांटेड अस टू विड्रॉ। कहते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फॉलो करोगे, चाहे आप एक्सपोज हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, सब्जेक्ट अलर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। तो हम उसको फॉलो फिर भी करते थे उससे कहने पे। धीरे धीरे करके वो और अलर्ट होता चला गया। हमने उसको बताया अब पॉसिबल नहीं है, अब नहीं कर सकते इसके ऊपर, ठीक है। तो आप जो है हम केस में अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया, ठीक है। कहते नहीं, आपको अभी भी करना है, ठीक है, बिकॉज आई एम पेइंग यू एंड आई एम टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको फॉलो करना ही है। हमने उसको फॉलो करना फिर उससे कहने पे शुरू कर दिया। जब हमने उसको फॉलो किया तो ये जो सफदर हाशी मार्ग है, ये जो गोल चक्कर है वहाँ पे मंडी हाउस के बाहर, उसने सुबह का वक्त था, उसने गाड़ी में, हम उसको फॉलो कर रहे थे अपनी कार में, वो आगे कार में था, उसने कार में पूरा गोल चक्कर काट लिया। अब हमने भी पूरा गोल चक्कर उसके पीछे काट लिया, उसने वहीं से दूसरा गोल चक्कर काट लिया, हमने भी दूसरा गोल चक्कर काट लिया।
फिर तीसरा काटना शुरू हो गया, तो हमने देखा जब हम तीसरे में उसके पीछे जा रहे थे तो सब्जेक्ट मिस हो गया हमसे, उससे गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, तो हमें लगा उसने हमें डॉज किया है, ठीक है। तो हमने कहा कि यार सब्जेक्ट तो मिस हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तो हम इधर उधर देखने लगे, देखा वो कॉर्नर में खड़ा हुआ है सब्जेक्ट और हमें हाथ दिखा के बोल रहा है कि मैं इधर हूँ। आजा। फिर भी हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, तो अब इंस्ट्रक्शन ही ऐसी थी पीछे से क्लाइंट की, नहीं आपको करना ही है। वो पहुंचा अंबादीप बिल्डिंग में, अंबादीप बिल्डिंग में पहुंच के मैं उसके बराबर में जाके खड़ा हो गया, तो बराबर में जाके कहता है मुझसे, आके कहता है कि भाई साहब मैं 8th फ्लोर पे जा रहा हूँ। ओह गॉड, फनी इंसिडेंट हो गया। फनी इंसिडेंट था। ओह गॉड। अच्छा एक बात बताइए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और आपकी बीइंग एन इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है? दोनों इन्वेस्टिगेशन में लोग पुलिस के पास न जाकर आपके पास आए। देखो क्या होता है कि पुलिस जो काम कर सकती है ना, हाँ, वो हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते हैं पुलिस नहीं कर सकती। जैसे ठीक है, जैसे कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, पुलिस इज नॉट ऑथराइज्ड टू टेक दोज इन्वेस्टिगेशंस। आपको Right. अपने एम्प्लॉय के ऊपर सस्पिशन है सिर्फ एक, ठीक है, आपको अपने घर में परिवार के ऊपर सस्पिशन है चोरी करी है, लेकिन आपको जिस सिर्फ एक सस्पिशन है कि मेरे घर ज्वेलरी चोरी हुई है और ये मेरे बेटे ने चुराई है, यू डोंट वांट टू गो टू द पुलिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली पुलिस विल नॉट इन्वेस्टिगेट ऑन दैट मैटर, यू वुड नीड अ प्राइवेट पर्सन कि आपके घर की सीक्रेसी भी लीक ना हो। Right. और सबसे बड़ी बात है सस्पिशंस। अब एक वाइफ को अपने हस्बैंड के ऊपर शक है कि उसका अफेयर चल रहा है, ठीक है, सो सोशल प्रेशर ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि लोग बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं, FIR दर्ज बिल्कुल करवाना सोशल पड़ेगा। प्रेशर तो है ही है, बट वो कर भी नहीं सकते हैं इन केसेस में जहाँ पे सस्पिशंस हो, ठीक है। पुलिस उन केसेस में इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ पे क्राइम ऑलरेडी हो गया है। हर थाने में केसेस भरे पड़े हुए हैं, रोज के केसेस आते हैं, हर केस को तो FIR में वो कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आपको FIR कराने के लिए तो कितने जतन करने पड़ते हैं, लोग 156/3 में तो जाके FIR रजिस्टर कराते हैं कोर्ट के थ्रू कितने केसेस में, बिकॉज पुलिस जो है हमारी जो मैन पावर है इंडिया में, उसके उसके लिए जितनी हमारे पास पुलिस की मैन पावर है दैट इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। अब क्या होता है कि इतने सारे केसेस को हैंडल करना पुलिस के लिए भी पॉसिबल नहीं है। Right. तो क्रिमिनल केसेस को ही वो हैंडल कर लें, इफेक्टिवली हैंडल कर लें, एफिशिएंटली हैंडल कर लें, यही एक बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज पुलिस कैन नॉट प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी टू पीपल, ठीक है। सो ऐसे ही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत है, क्योंकि पुलिस हर मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, Right. डेजिग्नेटेड मैटर्स को ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सीक्रेसी, ठीक है, जो पेपरों में चला जाएगा दैट विल बिकम अ पब्लिक डेटा, राइट। वो तो आपको सारी FIRs आप ऑनलाइन देख सकते हो, किसी के अगेंस्ट कितने केसेस चल रहे हैं, आप केस के पेपर्स देख सकते हो, ठीक है। लेकिन प्राइवेट एक्टिव के पास क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। वो चाहते हैं कि मेरा जो मैटर है वो 100% डिस्क्रीट और कॉन्फिडेंशियल रहे। जैसे ब्लैकमेलिंग के केसेस हो गए, पुलिस के पास लोग नहीं जाना चाहते डायरेक्टली, वो प्राइवेट एक्टिव के पास आते हैं हायर अपने केसेस को सॉल्व करवाने के लिए। राइट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है किसी कॉम्पिटिटर ने अपने कॉम्पिटिटर पर ही इन्वेस्टिगेट करवाया हो? ये ना बहुत कॉमन है, और मैं बताऊं इंडिया के सबसे टॉप ब्रांड्स के लिए हमने काम किया हुआ है, जो अपने कॉम्पिटिटिव रिसर्चेस कराते ही रहते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत इंक्वायरीज हमारे पास आती हैं कि आप हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं उनकी वेंडर्स की लिस्ट ला दो, अपना सामान कहाँ से लेते हैं या अपना माल कहाँ से, सर्विसेज कहाँ से लेते हैं। नाम ना लें, लेकिन कोई एक इंसिडेंट बता दीजिए। एक केस हमने ऐसा किया था जिसमें ये भी बहुत बड़े प्रोमिनेंट ब्रांड नेम्स हैं इंडिया के। तो एक मीडिया हाउस है जो जो अपनी प्रिंट मीडिया में है, एंड वो पब्लिकेशंस बहुत न्यूज़ निकालते हैं, मतलब दे आर बेसिकली न्यूज़पेपर। तो एक न्यूज़पेपर ने दूसरे न्यूज़पेपर के अगेंस्ट हमें हायर किया टू इन्वेस्टिगेट कि वो जो अपनी, बिकॉज क्या होता है एड्स जो मिलते हैं न्यूज़पेपर को, एज यू नो, ये सारे एड्स मिलते हैं सर्कुलेशन फिगर्स के ऊपर, जिसकी जितनी सर्कुलेशन है उतना ज़्यादा एड उसका मिलता है। अब लोग अपने एड ज़्यादा गेन करने के लिए अपने फिक्टिशियस सर्कुलेशन फिगर्स दिखाते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करते हैं? ठीक है, कि सर्कुलेट जो अखबार छपेगा, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तभी तो सर्कुलेशन फिगर्स काउंट होंगी, तो उसको इन्फ्लेट कैसे करते हैं? ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास एक न्यूज़पेपर कंपनी आई अपने कंप्यूटर पर इन्वेस्टिगेशन कराने कि वो अपने फिगर्स को इन्फ्लेट कैसे करके दिखाते हैं। ठीक है, सो और रेवेन्यू जो ऐड का था वो उस कंपनी में जा रहा था सारा, क्योंकि उनकी फिगर्स इंक्रीज हो रही थी। तो हमने जब उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, हमें प्रोसेसेस पता चले। हम क्या करते थे कि जब उनकी प्रेस से पेपर्स निकलते थे, तो प्रेस से पेपर्स निकल के हम उन गाड़ियों को फॉलो करते थे। सर्कुलेशन फिगर्स कैलकुलेट होती हैं कि जब आपका एक न्यूज़पेपर मार्केट में पब्लिश हुआ, जो मार्केट में फैल गया, तो जो बचा हुआ न्यूज़पेपर होता है जो नहीं फैला उस दिन, वो कंपनी को वापस लेना होता है, ठीक है, और वो सर्कुलेशन फिगर्स में से माइनस करना होता है। तो ये छापते तो बड़ा ज्यादा काफी सारा न्यूज़पेपर थे, लेकिन सर्कुलेशन फिगर्स में जो वापस लेना होता था उसको वापस ही नहीं लेते थे। क्या करते थे उस बचे हुए न्यूज़पेपर का, एक न्यूज़पेपर की जो भी कॉस्ट आती है, ठीक है, 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ठीक है, उस न्यूज़पेपर को वो अंदर लेने की बजाय
रद्दी में मंडी में जाके वो बेच देते, खुद ही अपने ही न्यूज़पेपर रद्दी में ले आके बेच देते, तो वापस लेते ही नहीं थे वो। ट्रक्स को फॉलो करते थे, सुबह सुबह 4 बजे हमारी ड्यूटी लगती थी, हम लोग जब वहाँ पे जाके फॉलो करते, सारी टीम हमारी फॉलो करती थी और हम देखते ये जो ट्रक्स हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूशंस हो रही हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद जो बचे हुए न्यूज़पेपर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। फिर हमने उनके वीडियोस बनाए कि कैसे वो मंडी में जाके उनको बेचा जा रहा है, कैसे रद्दी वाले उनको खरीद रहे हैं। फिर वो हमने जो है वो वीडियोस बना के अपने क्लाइंट को सबमिट किए। लेकिन उस दौरान हमारे को ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है वो भी हमारे क्लाइंट के यहाँ वो पूरी प्लानिंग में है कि उसके यहाँ स्ट्राइक कराने वाला है। ठीक है, सो हमने पहले ही वो इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट को दी कि आपके यहाँ स्ट्राइक होने वाली है, बी अलर्ट। कभी ऐसा हुआ है कि कोई केस या कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई हो? देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि डिटेक्टिव्स के लिए ना मैं एक बात बोलता हूँ कि डिटेक्टिव्स जो है ना भगवान नहीं होते जैसे लोग सोचते हैं। वी डू नॉट हैव अ मैजिक वैंड। हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं एक इन्वेस्टिगेशन को करने के। ठीक है, आप उन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, उन प्रोसेसेस के हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशंस करते हो। ठीक है, कोई भी डिटेक्टिव ऐसा नहीं हुआ है इस दुनिया में, ठीक है, जिसका 100% कभी सक्सेस रेशियो रहा हो, जिसने हर केस को जो उसको दिया उसे सॉल्व भी कर दिया। अच्छा, हमारा जो सक्सेस रेशियो है केस को सॉल्व करना, दैट इज 99% अप्रोक्सीमेटली। कोई 100 में से एक केस होता है जो हम शायद सॉल्व ना कर पाते हो। अब ऐसे में ऐसे बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो उन जगहों पर डिपेंडेंट होते हैं जहाँ पे लोग मिस हो जाते हैं, जहाँ पे लोग खो जाते हैं। खास तौर से वो केसेस जिनमें लोगों को अल्जाइमर्स हो गया है या डिमेंशिया हो गया है, तो जिनको अपना घर का एड्रेस ही याद नहीं रहता। कोई केस ऐसा? एक केस ऐसा था जिसमें हमने बहुत एफर्ट किया बट वो सॉल्व नहीं हो पाया। बिहार की एक बहुत रिच फैमिली थी। अच्छा। तो जो फादर थे उसमें ही वॉज अ 60-year-old पर्सन। बेटे जो थे वो बाहर, इंडिया से बाहर सेटल्ड थे। ठीक है, एक बेटा यहाँ पे रहता था, एक बेटा बाहर रहता। फैमिली में डिस्प्यूट था थोड़ा बहुत, बेटों में आपस में झगड़ा रहता था। फादर नहीं चाहते कि बेटों में झगड़ा रहे, दोनों आराम से रहें, शांति से रहें, बट फिर भी रहता था। प्रॉपर्टी को लेके अब जब परिवार बड़े होते हैं तो उनमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी पैदा हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके भी आपस में भाइयों का डिस्प्यूट था, बट अदरवाइज बहुत बड़ा इशू भी नहीं था कि दोनों में एकदम एनिमीज बन गए हैं आपस में। जैसे फैमिली में डिस्प्यूट होते हैं, फादर के पास डिस्प्यूट्स लेके जाते हैं, वैसे ही डिस्प्यूट था, इतना कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि फादर जो हैं वो अपने ड्राइवर को लेके कहीं गए, अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे, पीछे गाड़ी में लैपटॉप पे बैठ के अपना काम कर रहे थे। तो ड्राइवर से बोला मैं अभी 2 घंटे में आ रहा हूँ। तो ड्राइवर ने 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, वो आए नहीं। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे देखा कि उनका लैपटॉप वहीं रखा है और वहाँ पे एक पर्ची रखी हुई है। पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं गंगा मैया में समाने जा रहा हूँ। Really? अब उनको ये लगा कि इन्होंने सुसाइड कर लिया शायद, लेकिन उनको ये भी लगता है सुसाइड नहीं कर सकते, मेरे फादर बहुत स्ट्रांग है। दोनों भाइयों को ये लगता था बहुत स्ट्रांग फादर है, सुसाइड तो कर ही नहीं सकते। वो परेशान होके, हमारे झगड़े से परेशान होके, उनको तीर्थ रिलीजियस प्लेसेस पे जाने का बड़ा शौक था। तो ऋषिकेश जाते थे, हरिद्वार जाते थे, उनका शिरडी में बड़ा इंटरेस्ट था, शिरडी जाया करते थे। तो अलग अलग जगहों पर वो जाते थे। तो और वहाँ पे जो आश्रम में वो दान भी बहुत किया करते थे। अच्छा। तो जो दान करते थे उनको लगता था कि उन्हीं आश्रम में जाके वो रहना रहे हो। तो हमने अपनी टीम को ऋषिकेश भेजा, हरिद्वार भेजा, शिरडी भेजा, जम्मू भेजा, कटरा में भेजा। तो अलग अलग जगहों पे टीम में जाके इन्वेस्टिगेशंस करी। ये देखा कि वो वहाँ पे जिन जगहों पे दान करते हैं उन धर्मशालाओं में तो नहीं है, वहाँ पे हमें कोई उनका सुराग नहीं मिला कि वहाँ पे हैं। सड़कों पे जो शेल्टर होम्स थे, ओल्ड एज होम्स थे, उनमें सारा से रिसर्च किया। हॉस्पिटल्स में देखा, मॉर्चरीज में देखा, पुलिस स्टेशंस में देखा, कहीं पे भी उनका कहीं पे भी कोई सुराग नहीं मिला हमें। ठीक है, फिर हमने जो है उनको जो बैगर होम्स होते हैं जहाँ पे बैगर्स रहते हैं वहाँ पे हमने इन जगहों पे देखा, वहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं मिले। फिर हम उस केस में बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। फिर हमने क्या किया कि हमने देखा कि कहीं एक्चुअली में सुसाइड का तो नहीं है। मल्टीपल टीम्स काम कर रही, एक टीम ऋषिकेश में काम कर रही है, एक टीम हरिद्वार में काम कर रही है, एक टीम। तो एक टीम जो है हमारी हरिद्वार में भी काम कर रही थी, सॉरी हरिद्वार में नहीं, जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ से गंगा बहती है। तो हमने क्या किया कि हमने बोट लेके हमने गंगा में जाके देखा, क्योंकि किसी ने देखी नहीं थी, बॉडी तो आइडेंटिफाई हुई नहीं, बॉडी मिली नहीं थी गंगा में से। तो हम बोट लेके काफ़ी आगे तक गए, मोटर बोट हायर करी, डाइवर्स को हायर किया, हम आगे तक जाकर देख कर आए। हमें बहुत सारी डेड बॉडीज मिली ऑन द वे, जिनको जानवर खा चुके थे, किनारे पड़ी थी। हम फोटो खींच के अपने क्लाइंट को भेजते थे कि कोई आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क इस बॉडी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो भी कहते नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल सड़ी हुई बॉडी भी मिली कई सारी। और हम काफ़ी आगे तक गए, वो बॉडी हमें वहाँ पे भी नहीं मिली। फिर हमने वहाँ की लोकल पुलिस से बात करी। लोकल पुलिस कहती है कि जी ये गंगा तो कैलकाटा तक बहती है, और कहाँ तक जाओगे? राइड्स होते हैं तो कितने सारे तो लोग गंगा में बह जाते हैं। कहते लोग जो है बहते बहते सुंदरबन तक चले जाते हैं, शेर खा जाते हैं बॉडीज। अगर बॉडी रिफ्ट में ना अटके बीच में कहीं पे
तो बॉडी गंगा से सुंदरबन तक भी बह जाती है हाँ। और वहां पे जाके शेर खा जाते हैं उस बॉडी को, ठीक है। तो कहते हैं कि आप कहाँ तक ढूंढोगे। फिर हम एक ब्रिज पे गए, ब्रिज पे जो है वहाँ पे क्या है कि उस जगह को ना सुसाइड पॉइंट कहा जाता है वहाँ का। तो नीचे जो है वहाँ से ना लोग कूद के गंगा जी में बड़े सुसाइड कर लेते हैं। तो हमने वहाँ पे कई सारे आई विटनेसेस से पूछा, वो कहते हैं जी यहाँ तो कई लोग सुसाइड करते हैं, अब उन्होंने किस दिन किया कैसे किया पता नहीं। तो हमने बेसिकली उस केस में बहुत एफर्ट्स किए, हमारा इमोशनल कनेक्ट भी था उनके बच्चों की हालत देख के, उनकी वाइफ की हालत देख के, बट फाइनली हमारे को उनके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि वो बॉडी गई कहाँ। तो हम उस केस में अनसक्सेसफुल रहे अल्टीमेटली। कोई ऐसा केस है जो आपको लगता है कि यार ये पूरी तरह से सॉल्व हुआ नहीं था, इसका सच और भी बहुत कुछ है लेकिन वो दुनिया के सामने अब तक आया नहीं, चाहे वो केस आपका ना भी हो, किसी और का केस हो, कोई ऐसा केस आपको लगता है? ऐसे तो ना बहुत सारे केसेस जो हम सबके लिए मिस्ट्रीज बने हुए हैं। यस, ठीक है। अब हमारे लिए मिस्ट्रीज का तलवार फैमिली का मर्डर केस ही एक मिस्ट्री है, सुशांत सिंह राजपूत का केस एक मिस्ट्री है, ठीक है। ऑल्दो हमारे अपने एनालिसिस अपने व्यूज हैं उसके ऊपर, बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारी कंट्री में जो कि एक मिस्ट्री बन के रह गए हैं कि इसमें एक्चुअली में क्या हुआ होगा, वो ट्रूथ किसी के सामने नहीं है। आज भी कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा। सो द थिंग इज कि प्रॉब्लम क्या होती है कि इन्वेस्टिगेशन जितनी पुरानी हो जाती है ना उतनी डिफिकल्ट हो जाती है। राइट, सबूत वगैरह हाँ, तब तो नहीं। क्योंकि चीजें ना एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, आई विटनेसेस चेंज हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन तो कर पाना, जितनी पुरानी इन्वेस्टिगेशन होती है उतना उसको कर पाना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। Right. तो जो चीजें पास्ट में चली गई और जो हो चुकी हैं उनको अब री इन्वेस्टिगेट करके आप ओपन तो जितने मर्जी केसेस को कर लो, ठीक है, लेकिन क्या उसको आप कंक्लूड कर पाओगे? तो कंक्लूड कर पाने के चांसेस बड़े डिफिकल्ट होते हैं। हमारे पास ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं जिसमें लोग अपनी पैटर्निटी चेक कराते हैं, पैटर्निटी इन द सेंस कि लोग उनको अडॉप्ट करके बाहर ले गए उनके बचपन में ही, ठीक है। तो उनको किसी उससे अडॉप्ट किया, किसी ऑर्फनेज से उनको अडॉप्ट किया, उनको लेके अपने साथ बाहर चले गए बचपन में, उनको अपनी पैटर्निटी इंडिया में जाननी होती है। ऐसे और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल केस ऑफ दैट सॉर्ट। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। मेरे ओरिजिनल पेरेंट्स जो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने के लिए हमारे पास आते हैं कि भाई हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ दो, ठीक है। सो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स, अच्छा, और लिया भी उनको ऑर्फनेज से होता है। अब वो आते हैं जब उनकी 40 साल की एज हो गई है, उनको लिया था, हायर किया था जब वो अप्रॉक्सिमेटली 2 साल के या 3 साल के थे। तो ऑर्फनेज में 35 साल बनने रिकॉर्ड चेक करना बड़ा मुश्किल है, फिर लोगों को कैच करना। और फिर लोग क्या होता है जब ऑर्फनेज में अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं, ठीक है, तो पहले तो लोग ऐसे ही रख जाते थे ऑर्फनेज के आगे। यस यस यस, ठीक है। तो ऐसे में बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जितनी इन्वेस्टिगेशन पुरानी हो जाती है उतना उस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब वरदान है कि अभिशाप है? सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से जो आज से 27 साल पहले जितना बिजनेस था इन्वेस्टिगेशन इंडस्ट्री में, ठीक है, आई वुड से कि सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारा बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। Yes. अच्छा, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे अलायंसेस बहुत हो रहे हैं आज की डेट में, मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हो रहे हैं और पर्सनल डेटिंग भी, लोग डेटिंग में भी पड़ जाते हैं। फ्रॉड्स भी सोशल मीडिया पे ही हो रहे हैं, क्राइम्स भी सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, ठीक है। जब क्राइम्स हो रहे हैं और लोग बैकग्राउंड चेक्स की लोगों को जरूरत पड़ती है तो सोशल मीडिया के कनेक्शंस के थ्रू ही जरूरत पड़ती है। राइट, ठीक है। तो इस वजह से ऑब्वियसली जब सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा तो आपके पास केसेस भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशन जो है इज राइजिंग एट अ स्केल ऑफ मोर देन 30% पर एनम। ठीक है। हाँ, तो सोशल मीडिया दैट वे हैज बीन अ बून फॉर अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन साथ साथ जो है सोशल मीडिया, अब जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे हमारे इन्वेस्टिगेशन करने के, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते थे? ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे कि भाई हम लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके घर के आसपास जाके हम इंक्वायरीज कर रहे हैं, अपने अंडर कवर एजेंट्स को डिप्लॉय कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे। अब क्या है कि हम उनके आदमी को कल्टिवेट कर लेते थे, अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते थे उनसे, वो आज भी यूज़ होते हैं, दे आर सुपीरियर, और उनकी अपनी रेलिवेंस है। अच्छा, पहले क्या होता था कि पहले प्रिवेसी जो ना इंडिया में इतना ज़्यादा उसके ऊपर हंगामा नहीं था। आज से 27 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप किसी के भी लाइनमैन को ना, जो लैंडलाइन होते थे सबके यहाँ, लैंडलाइन फोन होते थे, आप किसी के भी लाइनमैन को 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, वो आपका बगी उसके फोन की लाइन में लगा देता। ठीक है। अब नहीं, अब तो लोग लैंडलाइन ज्यादा यूज नहीं करते। तो अब और प्रिवेसी जो है इंडिया में जो है बड़ा स्ट्रांग हो गई है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आप जो है हर जगह आपकी प्रिवेसी को आप ब्रीच नहीं कर सकते हो। राइट। तो बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टिगेशन एक जगह पे थोड़ी सी टफ हुई है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया ने हमारी हेल्प ही करी है।
ये जो व्हाट्सएप पे कॉल टू कॉल इंक्रिप्शन चलता है कि आपकी डिटेल्स कहीं नहीं जाएंगी या आपका ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि फोन आपकी सारी बातें सुन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में अपनी फैमिली से बात कर रही थी, थोड़े टाइम बाद मुझे उसका एड भी दिखने लग गया, तो यानी कि इज इट ट्रू कि फोन हमारी बातें सुन रहा है? देखिए मैं बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी कॉमन दीस डेज। अच्छा, ठीक है, व्हाट्सएप की चैट जो आपकी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन आप जब किसी भी ऐप को लोड करते हो, अपने माइक का एक्सेस भी देते हो, हर चीज़ का एक्सेस देते हो, बट स्टिल आई वुड नॉट से कि जो आप, ये मेरे साथ भी घर में सब कहते हैं कि जो हम बातें करते हैं वही दिखाना शुरू हो जाता है। बट हमारा क्या होता है कि वो सिर्फ वही गेज नहीं कर रहा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। ना ही किसी भी कंपनी के पास मुझे लगता है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि जो पूरे वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ लोग बात कर रहे हैं, वो एक एक वर्ड को उसको जाके पकड़ रहा है और उसी को दिखा रहा है। क्या होता है कि जिस चीज में आप स्क्रॉलिंग करते टाइम इंटरेस्ट शो करते हो, वो आपके इंटरेस्ट को गेज करता है। अच्छा। और इंटरेस्ट को गेज करके, जैसे आपने एक रील देखी डिटेक्टिव्स के बारे में, हाँ। ठीक है, एक रील आपने मेरी देख ली इंटरनेट पे, आपको बार बार मेरी रील दिखाता रहेगा बिकॉज यू शोन योर इंटरेस्ट इन माई रील, ठीक है। तो अगर आपको थाईलैंड विजिट करना है, वो ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि आपको थाईलैंड विजिट करना है, ठीक है, लेकिन आपने थाईलैंड के बारे में कोई रील देखी है पहले, तो वो थाईलैंड के बारे में, हाँ, और आपने अपने हस्बैंड से भी डिस्कशन कर लिया थाईलैंड के बारे में, ठीक है, तो वो थाईलैंड की रील्स ही दिखाया जा रहा है आपको। हाँ। और हम इसको रिलेट करते हैं कि हमारी बातें सुन रहा है। यस यस। ये हो सकता है कि ये जो हमारा परसेप्शन है इस बारे में कि हमारी बातें सुनता है, इट मे बी एन इनकरेक्ट परसेप्शन। अच्छा। बट देन क्या है कि अब आपने पूछा कि व्हाट्सएप के बारे में, हाँ। व्हाट्सएप के बारे में ना, मैं व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो कहते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होती है, व्हाट्सएप की चैट्स को रिकवर नहीं किया जा सकता है, इट इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट, बट इट इज़ अनट्रू टू एन एक्सटेंट। अच्छा। हाँ, कैसे? आप पुलिस दिखाते हैं जी, इसके आप देखते होंगे किसी बहुत सारे केस में कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उसके व्हाट्सएप से इतनी सारी चैट्स मिली, हाँ। ठीक है, डिलीटेड चैट्स भी रिकवर हो गई, ठीक है। तो कैसे होती हैं? अगर आपने चैट करी रिमोटली, अगर आप उसको रिट्रीव करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे किसी और की चैट्स रिट्रीव करनी है, आई कैन नॉट डू दैट। बट आपने अपने मोबाइल में, अगर मुझे आपका मोबाइल का एक्सेस है, तो मैं उसमें से जो आपने चैट्स डिलीट करी हुई हैं पहले, मैं उनको फॉरेंसिकली रिकवर कर सकता हूँ। अच्छा। थ्रू फॉरेंसिक टूल्स, नॉट ओनली योर चैट्स बट योर फुल फोन डाटा। जैसे कि आप, अच्छा, जैसे मैं ये एडवाइस भी देना चाहता हूँ लोगों को कि जो लोग अपने सेकंड हैंड फोन्स मार्केट में बेच देते हैं, हाँ। ठीक है, ये सोचे कि मैंने फॉर्मेट कर दिया फोन का, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट, इसको, और लोगों की प्राइवेट वीडियोस भी होती हैं, हर चीज होती है, सब कुछ। आई वांट टू टेल एवरीवन कि सेकंड हैंड मार्केट में आप अपने फोन्स को बेचते हो एंड एवरीथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट फोन। आपकी सारी पिक्चर्स, आपकी सारे वीडियोस, आपके सारे कॉल लॉग्स, आपके सारे सब कुछ रिकवर किया जा सकता है, ठीक है, आपकी सारी ईमेल्स, हर चीज आपके फोन में से रिकवर करी जा सकती है फॉरेंसिकली। लोग अपना सेकंड हैंड फोन ले आके मार्केट में बेच देते हैं, और ये जो है लोग ऐसे रिकवरीज करके, किसी की कोई प्राइवेट वीडियो हाथ लगे, कुछ लगे, तो उसको पॉर्न साइट से अपलोड कर देते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ द कैरेक्टर असैसिनेशन हैपेंस, या फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। राइट। तो दिस इज एडवाइस टू पब्लिक आल्सो कि ये बेसिकली ऐसी जो चीजें हैं वो ध्यान, अपना सेकंड हैंड फोन ऐसे मार्केट में नहीं बेचना चाहिए। लेट्स कम टू द पॉइंट कि एक तो हो गया कि आप फॉरेंसिकली उन चैट्स को रिकवर कर सकते हो। दूसरी चीज, सपोज अगर मेरे पास एक फोन हाथ में आ जाए किसी का, अच्छा, मैं उसमें एक ऐसा बग डाल सकता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे बग्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसके थ्रू आप अपने फोन पे जो भी बातें कर रहे हैं वो सारी रिकॉर्ड होके, ठीक है, मेरे पास आ जाएंगी। सेकेंडली, नॉट ओनली नॉर्मल कॉल्स बट व्हाट्सएप कॉल्स ऑल्सो, और जितने भी मैसेज आप कर रहे हो इंक्लूडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस, वो भी मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर फोन कहीं पे रखा हुआ भी है, ठीक है, तो उस फोन के चारों और क्या बात चल रही है आप वो भी सुन सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरह के बग्स अवेलेबल हैं, बट उसके लिए फिजिकल एक्सेस ऑफ योर हैंडसेट इज रिक्वायर्ड, रिमोटली नहीं कर सकते। आज के टाइम में ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, स्पेशली हमारी जेनजी तो इसको नहीं मानती है, मतलब डज इट एग्जिस्ट ब्लैक मैजिक? मैं ये तो नहीं कहता कि एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ठीक है, आई एम नो वन टू से ऑन दैट, ओके। लेकिन ब्लैक मैजिक के केसेस बहुत सारे आते हैं। ब्लैक मैजिक में लोग जो हमारे पास आते हैं वो ये कह के आते हैं कि वो उनके ऊपर ऑलरेडी हुआ है ब्लैक मैजिक। अच्छा। 80-90% केसेस में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो लोग हैं ये साइकोलॉजिकली इल होते हैं। कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे ब्रेन को सैटेलाइट से कोई कंट्रोल कर रहा है। अभी हमारे पास एक केस आया था जिसमें देयर इज अ लेडी हु सेड कि उसका रिक्वायरमेंट ही वियर्ड था। उसकी रिक्वायरमेंट वियर्ड क्या थी, वो कहती है कि आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ अ कंपनी एंड वी हैव डन वेरी वेल, आवर कंपनी हैज डन वेरी वेल, ठीक है, बट जो मेरे पार्टनर्स हैं
ठीक है, दे हैव उन्होंने मेरा शेयर ले लिया है और वो जो है फ्रॉड से शेयर अपने नाम करवा लिए हैं। अब जो है वो आई एम लेफ्ट विद नथिंग। और वो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं साइकोलॉजिकली इल हूँ। उन्होंने मेरे दिमाग को सैटेलाइट से कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा। वो क्या है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जो भी करती हूँ, उनको सब पता चल जाता है। मैं घर में बैठ के क्या काम कर रही हूँ वही पता चल जाता है उनको। और सैटेलाइट के थ्रू वो मेरे ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिलवाते हैं कि तुम्हें ये जाके काम करना है बाहर। और मेरे ब्रेन को फिर मेरी बॉडी को मेरा ब्रेन गाइड करता है और मेरी बॉडी वही करती है जो मेरा ब्रेन कहता है। तो एक तरीके से वो मेरी पूरी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप हमसे क्या चाहते हो ये बताओ। ये ब्लैक मैजिक से ज्यादा डिप्रेशन का केस था क्या? बताता हूँ। वो कहते हैं, मैंने कहा आप हमसे क्या चाहते हो उस केस में। कहते हैं मुझे सैटेलाइट का बटन बंद करवाना है। ओफ। वियर्ड रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली और ऐसे कई सारे भी आते हैं। अब जैसे एक केस आया हमारे पास जिसमें एक लेडी कहती है हमसे कि मेरे हस्बैंड की जो बड़ा ब्रदर है उसकी वाइफ, वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। अच्छा। और क्या है कि मैं मेरे जो है जब मेरी एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के टाइम पे मेरे फादर की डेथ हो गई। एंड वेरी एजुकेटेड लेडी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लोअर क्लास लेडी, वेरी वेरी एजुकेटेड लेडी। तो कहते कि मेरे एंगेजमेंट के टाइम पे मेरे फादर की डेथ हो गई। जैसे ही बच्चा कंसीव करती थी, ठीक है, मेरे जो है बच्चे का वो पहले ही अबॉर्शन हो जाता था। अच्छा। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर मैं बीमार पड़ना शुरू हो गई। कहते हैं कि लोग बिलीव नहीं करते कि मैं मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है। लोग कहते हैं कि, और मैं इतनी एजुकेटेड, मैं खुद भी बिलीव नहीं करती थी। राइट। फिर कहते हैं कि लेकिन मुझे जो है ना मेरी सास ने ही बोला कि तेरी जो मेरे जो बड़े बेटे की वाइफ है वो ब्लैक मैजिक करती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रही हो इससे, ठीक है। फिर जो है उसने बोला, एक सर्वेंट ने आके बोला कि वो जो है वो ब्लैक मैजिक करती है, उससे अलर्ट रही हो, ठीक है। तो कहते हैं कि फिर मुझे लगा, फिर मैंने क्या किया कि जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास मैं जाती थी अपने बच्चे को कंसीव करने के लिए, वो मेरी जेठानी की फ्रेंड थी। ओह। कहते हैं कि मैंने इस बार सोचा कि मैं अलग किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी। तो कहते हैं कि मैंने किसी को घर में बताया ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। और मैं अलग अलग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके वो दिखाना शुरू कर दिया। और थोड़े टाइम के लिए मैं घर से शिफ्ट भी हो गई। और उस टाइम पे मैंने कंसीव भी कर लिया, मेरे बच्चा भी हुआ। ही इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो। और जो है वो नाउ अब क्या हुआ कि जब मेरे हस्बैंड, हम क्योंकि इसी उस पे गए थे कंडीशन पे कि हम बच्चा करके वापस आ जाएंगे, हस्बैंड मेरी जिद पे गए थे, तो हम वापस आ गए अपने घर में, ठीक है। अब वापस आने के बाद फिर से मेरी जो वो है सिस्टर इन लॉ है, उसने मेरे ऊपर से फिर से ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया है। अब कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है कोई उच्चाटन क्रिया करी है। मैंने कहा उच्चाटन क्रिया क्या होती है? आई नेवर न्यू अबाउट इट। कहती है उच्चाटन क्रिया होती है जिसमें जो है वो आपके बॉडी में पेन होते हैं, आपको हेल्यूसिनेशंस होते हैं, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, आप उठ नहीं पाते हो बेड से। तो वो मेरे ऊपर करी गई है। मैं बिल्कुल बीमार पड़ती जा रही हूँ। फिर कहते हैं कि अब जो है मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, तो वो कहते हैं उसने मारण क्रिया भी कर दी है। मारण क्रिया, मैंने कहा अब ये मारण क्रिया क्या होती है? कहते हैं कि इसमें तो वो जो है ना बिल्कुल मारने के लिए होती है कि आप जो है उससे मर ही जाओगे, उससे आप जिंदा नहीं रह सकते। कहते हैं मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, दिन रात पूजा पाठ करती हूँ, इसलिए मैं बची हुई हूँ कि वो जो है 100% जो असर होता है उसका, वो 40% असर हो जाता है। तो मुझे जो है अपनी जेठानी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करानी है कि वो ऐसा कर भी रही है, वो ऐसा कर रही है। नहीं, वो कहते हैं कि वो एक किसी मुसलमान के साथ जो है वो किसी से कंसल्टेंसी ले रही है, उसको भी मालूम है, उसके एस्ट्रोलॉजर ने उसको ये भी बता दिया कि वो जो है किसी मुसलमान से कंसल्टेंसी ले रही है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिटी में ले रही है। कहते हैं मुझे वो मुसलमान जिससे वो करवा रही है काम, ठीक है, वो जो बाबा हैं उनकी मुझे वो चाहिए, डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी एक केस आया। तो सच क्या निकला उसका? अभी वो केस हमने बुक नहीं किया। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ब्लैक मैजिक के लिए। अभी हमारे पास केस आया, उसमें एक पर्सन आया, वो कहता है कि मैं अपना अलग एक मैरिड हूँ, मेरी वाइफ, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी लाइफ में मैरिड है, ठीक है, हम दोनों मैरिड है अलग अलग अपनी लाइफ में, बट वी वर्क इन द सेम ऑफिस। हम 12 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं और सिंस द टाइम ऑफ आवर मैरिजेस हमारा आपस में रिलेशनशिप चल रहा था बड़ा अच्छा, ठीक है। और हम दोनों जो है, हम दोनों के पार्टनर्स भी अपनी अपनी साइड पे जो है वो थे, सेटल्ड थे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब ऐसा हुआ 12 साल के रिलेशनशिप में हमने धीरे धीरे, जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, हमने अपने अपने पार्टनर्स को डिवोर्स दे दिया। और डिवोर्स देने के बाद अब जो मेरी जो पार्टनर थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो अपने हस्बैंड की तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो रही है। 6 महीने से मेरे से बात नहीं कर रही, वो कह रही है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू कर दिया। कहते हैं उसका हस्बैंड जो है ब्लैक मैजिक करा रहा है, उसके ऊपर भी हमारे ऊपर भी, हमारे में उसने झगड़े कराने शुरू कर दिए। वो जो है हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहा है, मेरी तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई, वही सब चीज़ें। सी आई टेल यू समथिंग, मैं इन स्टोरीज को क्यों बता रहा हूँ? मैं इन स्टोरीज को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ना एज अ डिटेक्टिव ये समझना भी पड़ता है कि जो सामने वाला हमारे सामने रिक्वायरमेंट पुटअप कर रहा है, ठीक है, इज इट डेल्यूजन, ठीक है, या फिर ये रियल है।
कुछ केसेस में जो है हमारे को ऐसा मिला कि दैट यू नो द पर्सन इज ओनली डिल्यूजन्ड, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और एक आध केस में, 2 केसेस में हमें ऐसा लगा जिसमें हमने एक्चुअली में ऐसा होते हुए देखा, ठीक है। तो उन केसेस में जो है मुझे लगा कि हाँ शायद ब्लैक मैजिक होता ही होगा, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मुझे डिल्यूजन भी लगती हैं कई बार, लेकिन कुछ जेन्युइन भी आते हैं। मैं ये भी नहीं बोलता कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, मैं ये भी नहीं बोलता ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मैं इसमें न्यूट्रल रहूंगा, बिकॉज ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारी साइंस से डिफरेंट है, हमारी साइंस के बियॉन्ड है, ठीक है। अगर हम गॉड में बिलीव करते हैं, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव पावर्स में बिलीव करते हैं, मंदिर जाते हैं, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, ठीक है, तो मैं ये कैसे नकार सकता हूँ कि देयर इज नो नेगेटिव पावर इन दिस वर्ल्ड। राइट। इस तरह के तमाम केसेस आप लोगों के पास आते हैं। अगर आपको मौका मिले किसी बॉलीवुड एक्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का, तो आप किसकी करेंगे? जो ज्यादा पैसे देगा जिसका वाइफ या हस्बैंड ज्यादा पैसे देगा। ओह यस। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको 24 घंटे के लिए इनविजिबल होने का मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर, बीइंग अ स्पाई, बीइंग अ स्लूथ, क्या करेंगे आप? मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगा, मैं सीधा आरबीआई में चला जाऊंगा। Oh God, वैसे बहुत सही आंसर दिया है। सब मनी इज एवरीथिंग। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल केसेस भी आते हैं, यहीं हिंदुस्तान के नहीं, कोई बाहर के भी? बहुत सारे केसेस आते हैं। कोई एक अगर आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहें तो? देखिए, केसेस जो है ना ऐसे भी आते हैं जो एनआरआईज हैं या जो फॉरेन कंपनीज हैं, उनको जो इंडिया में इन्वेस्टिगेशंस करानी होती हैं वो हमसे कराती हैं। अच्छा। और ऐसे भी केसेस आते हैं जो इंडिया में सेटल्ड लोग हैं बट इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट हमारा बाहर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाहर कराते हैं। हाँ। तो इट इज बोथ वेज, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जैसे प्री मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, हाँ। अब जो पर्सन है वो रहता है यूके में, उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, या उसका यूएस में रहता है, जर्मनी में रहता है, वो वहाँ पे मैरिड है नहीं है ऑलरेडी, या वहाँ पे उसका कोई डिवोर्स तो नहीं हुआ है, या कोई पेपर मैरिज में तो नहीं रहा है वो, या उसकी वहाँ पे रेप्यूटेशन कैसी है, वहाँ पे कहीं ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व तो नहीं है, वहाँ पे कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है, जो अपनी एक्चुअल इनकम वहाँ पे बता रहा है वो एक्चुअल इनकम उसकी है भी, और वो उसकी इंडियन फैमिली को भी नहीं पता होती, ये वाली बात फैमिली को भी नहीं पता होती। लोग यहाँ से जाते हैं ये कह के कि भाई हमारी इतने वेल सेटल्ड है, और वहाँ पे जाकर रेस्टोरेंट वेटर का काम कर रहे होते हैं। राइट। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन। तो प्री मैट्रिमोनियल केसेस में बाहर इन्वेस्टिगेशंस कराना, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, और हम वर्ल्ड की हर कंट्री में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वी आर कनेक्टेड विद वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स, जिसको हम WAD कहते हैं। वी आर अ मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन, एंड पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज में जितने भी डिटेक्टिव्स हैं ज्यादातर वो उसके एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। अच्छे रिनाउंड डिटेक्टिव्स आम लोगों को अपनी मेंबरशिप्स नहीं देते हैं। तो जब उनको इंडिया में काम पड़ता है फॉरेन डिटेक्टिव्स को, तो वो हमसे कराते हैं। जब इंडियन डिटेक्टिव्स को फॉरेन में काम पड़ता है तो हम उनसे कराते हैं, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, तो ताकि ज़्यादा प्रोफेशनली काम हो सके। लोकल ज्योग्राफीज में काम करना फार मोर ईजियर होता है। अगर मैं जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में कर सकता हूँ, वो यूके का इन्वेस्टिगेटर आकर दिल्ली में नहीं कर सकता। राइट। जो ग्राउंड रियलिटी आप दिखा सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी है। बहुत लोग कहते हैं डिटेक्टिव्स की हमने अब्रॉड में जाके इन्वेस्टिगेशन करी, दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेटर्स। अगर जो आदमी वहाँ का लोकल आदमी काम कर सकता है, वो आप कभी बाहर जाके नहीं कर सकते हो। राइट। सिमिलरली क्या होता है कि जब आप इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कराने के लोग हमारे पास आते हैं, इंडिया में क्यों इन्वेस्टिगेशन कराने आते हैं कि इंडिया में उनके पोस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, जो NRIs वहाँ पर बेस्ड हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज यहाँ पर चल रहे होते हैं, तो उनके लिए इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए आते हैं। कोई यहाँ पर किसी और तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है, क्रिमिनल केसेस हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए आते हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स गेटिंग देयर इन्वेस्टिगेशंस डन इन इंडिया एंड लोकल क्लाइंट्स गेटिंग इन्वेस्टिगेशन डन अब्रॉड। बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो हमारे से इन्वेस्टिगेशन इंडिया में कराती हैं। ठीक है, जैसे कि अब कोई वहाँ पे एम्प्लॉय हायर कर रहा है अब्रॉड में, इंडिया से एम्प्लॉय जा रहा है, तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक हमसे कराते हैं एम्प्लॉय की हायरिंग से पहले। उन्होंने यहाँ पर FDI में अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इन्वेस्टमेंट में उनके यहाँ पे अपने लोकल ऑफिसेस खुले हुए हैं, लोकल ऑफिसेस में उनके एम्प्लॉय कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई फ्रॉड कर रहे हैं, उस तरह की इन्वेस्टिगेशंस आती हैं। फिर आती है इंश्योरेंस कंपनीज, जो बाहर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जहाँ पे यहाँ से जाके बाहर लोग अपनी इंश्योरेंस ले लेते हैं, वो यहाँ पे इंडिया में ऐसी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। वन सच केस इज हमने जो इन्वेस्टिगेट भी किया था एक फॉरेन कंपनी के लिए, दिस वाज इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने अपने वहाँ पर एक पर्सन ने इंश्योरेंस लिया हुआ था बहुत हैवी अमाउंट का। अब वो इंडिया में आया हुआ था, वो एक ट्रेन के नीचे कट के मर गया। ठीक है, सो पुलिस ने, वहाँ की जो लोकल पुलिस है, उसको एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब एक्सीडेंट डिक्लेयर करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी उससे पैसे देने के लिए, बिकॉज एक्सीडेंट के केस में उनको पैसे देने पड़ते हैं, राइट। सोसाइटी के केस में नहीं देने पड़ते। तो वो हमारे पास है ये जानने के लिए
कि सुसाइड या मर्डर है, हम अनबायस्ड पार्टी हैं, ठीक है, हमारा काम है सच प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारा काम है हम उनको सच बताएंगे जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी। उन्होंने हमारे को जो उन्होंने अपनी बेसिक रिसर्चेस करी थी, उन्होंने हमें ये बताया कि भाई इसके अपने कलीग से डिस्कस कर रहा था, इसके वाइफ का डिस्प्यूट चल रहे थे, तो वो डिप्रेशन में होगा, ठीक है, उसका जो है वो बहुत सारे लोन्स में था, ठीक है, उसके पास पैसे की बहुत कमी थी, तो वो हर जगह से फंसा हुआ था, इसलिए उसने ट्रेन के नीचे जाकर सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो जो उन्होंने हमारे को फीडर्स दिए, उन फीडर्स के बेस पे हमने इन्वेस्टिगेशन अपनी करनी शुरू करी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, उसका बैकग्राउंड चेक किया, पहले बैकग्राउंड में देखा कि जो उसकी वाइफ थी, ठीक है, उसके साथ तो उसका डिस्प्यूट थे डेफिनेटली, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली उनकी, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा कि दैट ही वाज अ वेरी जॉली पर्सन, वो चीज़ को अफेक्ट नहीं करती। जब हम लोगों से बात करी, आस पड़ोस में बात करी, उसके फ्रेंड से बात करी, उसको अफेक्ट ही नहीं करती थी, उसकी वाइफ उससे सेपरेटेड है, ठीक है, वो तो बिल्कुल मस्त था, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी वाइफ, उसकी वजह से वो बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं था। फिर हमने उसके लोन्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमने देखा कि वो तो फाइनेंशियली उल्टा बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड है, उसके फादर की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो अल्टीमेटली उसी को मिलनी है, एंड ही वाज अ सिंगल चाइल्ड, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि वो जो है उसको फादर की साइड से संपत्ति नहीं मिलनी थी, उसके ऊपर कुछ 1 लाख रुपए का लोन जरूर था, बट दैट वाज स्मॉल व्हीकल लोन, सिर्फ व्हीकल का लोन था, तो ये हो ही नहीं सकता था कि वो जो है पैसे की वजह से सुसाइड करे, ठीक है। फिर हमने उस जगह का जाके, जहाँ पर उसने सुसाइड किया, वहाँ पे जाके हमने पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी, जितने भी हमने वहाँ के सारे वीडियोस बना के हमने पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करी। पहले जाके पुलिस से हमने पूछा कि भाई क्या है। अब पुलिस ने तो अपने वर्जन में अपनी चार्जशीट में लिख ही दिया था कि भाई ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से उसने सुसाइड किया है, सॉरी एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने एक्सीडेंट डिक्लेयर कर ही दिया था, ठीक है। हमने क्या है कि हमारे को वही चेक करना था कि उनका वर्जन करेक्ट भी है या नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो रेलवे स्टेशन के जहाँ पे सुसाइड किया था, जितने भी लोकल वेंडर थे, चाय वाले, कॉफ़ी वाले, उन सबसे बातें हुई। उनको वो इंसिडेंट स्पेसिफिकली कुछ लोगों को याद था, कुछ लोगों को याद नहीं था। जिन लोगों को याद था, ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि ये वो आदमी एक्चुअली में पटरी क्रॉस करते हुए जाता, कि ब्रिज जो था वो बहुत आगे जाके था क्रॉस करने का, तो और इतने में ट्रेन आ गई। और जब वो जो है, जो ट्रेन आती है, कहते हैं कि यहाँ पे तो रोज लोग कट के मरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो जो ट्रेन आती है एकदम ब्लाइंड कट है, ठीक है। यहाँ से लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ट्रेन दूर से दिखती नहीं है आती हुई, ठीक है, और ट्रेन एकदम स्पीड से आ जाती है और लोग कट के यहाँ पे मर जाते हैं। कहते हैं यहाँ पे एक्चुअली में ही एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे, बिकॉज ये बिल्कुल ब्लाइंड कट है। तो हमने उस ब्लाइंड कट के सारे वीडियोस बनाए कि किस तरीके से वो ब्लाइंड कट आ रहा है वहां से। फिर जब एक ट्रेन आ रही थी, ट्रेन का आते हुए हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वीडियो बनाया क्लाइंट कंपनी के लिए। जब ट्रेन आती है तो यहाँ से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और जब आवाज होती है ट्रेन की, वो आवाज भी ट्रेन की नहीं आती है वहां पे जब वो ट्रेन आती है, क्योंकि ट्रेन एकदम स्पीड से आती है। अच्छा। जो वो लाइन है, उस लाइन के ऊपर उस स्टेशन पे ट्रेन रुकती नहीं है आके, वो ट्रेन पास ऑन कर जाती है उस स्टेशन को। तो जो ट्रेन पीछे से आती है वो मोमेंटम में आती है और पास ऑन करके एकदम से निकल जाती है। तो हमने मोमेंटम दिखाया क्लाइंट को, किस मोमेंटम से ट्रेन जाती है, तब जाके हमने अपने केस को प्रूव करके क्लाइंट को रिपोर्ट सबमिट करी। तो इस तरह के केसेस भी बहुत सारे आते हैं। कभी मिनिस्टर्स ने पुलिस को ना अप्रोच करके आपको किया? क्योंकि मिनिस्टर्स के लिए भी कॉमन है अपने कॉम्पिटिटर मिनिस्टर के ऊपर जासूसी करवाना, नाम ना ले पर कोई केस तो बता सकते हैं। मिनिस्टर्स ने अप्रोच नहीं, पुलिस वालों ने खुद अप्रोच किया हमारे को। हमने किस लेवल के पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर काम नहीं किया, उनके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, या हमने किस सीनियर ब्यूरोक्रेट के लिए नहीं करी है, या किस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल के लिए नहीं करी है, या किसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए नहीं करी। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं, इवन आर्मी, ठीक है, वो हमारे पास केसेस अपने पर्सनल कराने आते हैं, ठीक है। कितने केसेस तो ऐसे लोगों की हमने जो खुद डीआरडीओ में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में पोस्टेड है, फिर भी वो हमसे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए ये लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते। डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए अपने केस को एक्सपोज नहीं कर सकते। मैंने आपसे शुरू में बताया था कि सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, आपके प्रोफेशन हमारे पार्ट लोग अपनी सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बता के लीक नहीं करना चाहते हैं। राइट। मिनिस्टर्स की जहां तक बात है, मिनिस्टर्स तो बहुत सारे केसेस कराते हैं हमसे, मिनिस्टर जजेस कराते हैं, ठीक है। तो पुलिस, मैंने बताया, पुलिस खुद कराती है, ठीक है। सो क्या है कि अपने सिस्टम के ऊपर रिलाय ना करके फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन अपने सिस्टम अपने पर्सनल केसेस खुद कराते हैं वो हमसे। कई गैजेट्स की बात होती है, जब भी हम स्पाइंग की बात करते हैं, कई तरह के गैजेट्स, स्पाई कैम्स और ये सब है, तो ये कहाँ तक ठीक है यूज करना? और अगर आपको मौका मिले कोई ऐसा गैजेट बनाने का, तो आप कौन सा गैजेट बनाएंगे? देखिए, गैजेट्स तो बहुत सारे तरीके के आते हैं, ठीक है। आजकल कैमराज इतनी फॉर्म में आ गए, इतने माइक्रो कैमराज हो गए हैं आज की डेट में कि वो कैमरा आप किसी भी चीज़ में इंडर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी रिंग में भी इंडर्ट कर सकता हूँ, मैं आपकी वॉच में इंडर्ट कर सकता हूँ, मैं आपके शर्ट में इंडक्ट कर सकता हूँ,
ठीक है, मैं यहाँ पे फॉल सीलिंग में एंटर कर सकता हूँ, मैं एसी में एंटर कर इस सकता तरह हूँ, के spy cameras टेलीविजन हैं। में एंटर कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ में स्पाई कैमरा लगा सकता हूँ और वो डिटेक्ट हो ही नहीं सकते किसी भी तरीके से जब तक कि प्रॉपर उसका फॉरेंसिक एनालिसिस ना कराया जाए कि यहाँ पे कैमरा प्लांट है। आप इतने naked eye से- minute है? इतने माइन्यूट होते हैं, आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते उन कैमरास को। आप अंदर माइक्रो बक्स लगा सकते हो, कार के अंदर जो बात चल रही है वो आप देख सकते हो रिमोटली, और मतलब बात चीजें सुन सकते हो, जो हो रहा है वो आप देख सकते हो रिमोटली, ठीक है। तो इस तरह की डिवाइसेस हैं। तो डिवाइसेस तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत एडवांसमेंट आई है और बहुत सारे तरीके के कैमराज हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पूछा क्वेश्चन कि मैं ऐसी आपको कौन सा गैजेट बनाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं इसको बोलूँगा हिलेरियस साइड पे है कि मैंने एक ऐसा गैजेट बनाना चाहता हूँ जो मुझे कहीं पे भी ट्रांसमिट कर दे और मैं जब चाहूँ इनविजिबल हो जाऊँ, जब चाहे प्रेजेंट हो जाऊँ। अगर मैं कहीं पे ट्रांसमिट हो पाया, ठीक है, तो सोचो कि कितनी पावर मेरे हाथ में होगी। मैं किसी की भी इन्वेस्टिगेशन कहीं पे भी जाके इमीडिएटली प्रेजेंट रह के कर सकता हूँ। कोई भी क्लाइंट मीटिंग कर लूँ, बट वो सब लीगल बाउंड्रीज में करना होगा ये सब। नहीं तो ट्रांसमिशन वाली अगर ऑप्शन मैंने बना ली तो दैट इज माय पेटेंट। अगर वो मेरा पेटेंट है तो मैं उसको कैसे भी यूज करूँ। नहीं, आज हमने नमन जैन से वो सारे सीक्रेट सुने, जो जासूसी के वो पेज सुने जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था कि ऐसी भी एक दुनिया है आपसे और हमारी दुनिया से अलग, कि वो भी एग्जिस्ट करती है। कई राज जो है दुख देते हैं, कई राज आपको खुश कर देते हैं, कई राज आपको चौंका देते हैं, और कई राज दुनिया के सामने उजागर करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। ऐसी कई सच के सामने हमारा हुआ है आज नमन जैन के थ्रू। लेकिन आज मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम भी खेलना चाहूंगी, रैपिड फायर राउंड, जिसका जवाब आपको फटाफट देना होगा, ज्यादा सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ओके सो लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर। फटाफट आंसर देना है आपको। ओके ओके श्योर। क्या आपने कभी खुद को क्लाइंट के लिए झूठा नाम दिया है? यस, राहुल। क्या कभी किसी केस में आप इमोशनल हो गए थे? हाँ, यस, एक बार रो भी पड़ा था। ओह, अगर आपको 60 सेकंड मिले किसी की जासूसी करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? बॉडी लैंग्वेज। ओह, व्हाट्सएप, इंस्टा स्टोरी या कॉल रिकॉर्ड, क्या है सबसे ठोस सबूत? ऑल, एवरीथिंग। एवरीथिंग। एक ऐसी चीज जो क्लाइंट छुपाता है लेकिन आप पकड़ ही लेते हैं? झूठ। यस। अगर जासूसों की कोई आईपीएल टीम होती तो आप उसका क्या नाम देते? थोड़ा सा ये वाला टफ है, उसका मतलब स्लूथ्स रॉक्स। ओह, स्लीव्स रॉक। अगर सूट पहनकर स्पाइंग करना ज्यादा पसंद है या जॉगर्स में अंडर कवर? जॉगर्स में अंडर कवर। यस, आपने बताया कि ऐसा ही लगना चाहिए। Yes. दिल्ली का क्लाइंट ज्यादा ड्रामेबाज है या मुंबई का क्लाइंट ज्यादा ड्रामेबाज है? किसी को नाराज नहीं कर सकता, थाईलैंड का। राइट आंसर, डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर। लॉजिक और गट फीलिंग? लॉजिक। या फेवरेट स्पाइंग गैजेट? मोबाइल फोन। या वन स्किल एवरी डिटेक्टिव मस्ट हैव? पेशेंस एंड परसिवरेंस। अ मूवी दैट गेट्स डिटेक्टिव वर्क राइट? इंग्लिश में अगर बोलूँ, हॉलीवुड मूवी इज 8mm ऑफ निकोलस केज, एवरीवन मस्ट वॉच। ओके और हिंदी में अगर बोलूँ तो राजी आई लाइक्ड। ओके, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, या। Secret to a successful investigation? Deep thinking, planning, Okay. I would say. Proper planning. Planning, yes. One thing you never leave home without? My wife is my partner. Oh, you cannot leave home without her, yes. If not a detective, what would you be? Actor. Actor? You Yeah. like acting also? I like acting. I have won many awards in my college. So जो इमोशनल हो गए आप, वो क्या पता एक्टिंग का एक स्किल हो क्लाइंट के आगे। So ये था रैपिड फायर राउंड जिसमें आपने बहुत क्विकली आंसर्स दिए। ऐसी तमाम कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अपने पॉडकास्ट चैनल पर, लेकिन हो सकता है आपने भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी की जरूर जासूसी की हो, तो ऐसी कहानियां आप भी हमसे शेयर करें, या फिर कोई ऐसा सवाल हो जो आपका सवाल हो लेकिन हम पूछना भूल गए हो, तो ऐसा सवाल भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। साथ ही हमारा चैनल लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी दिलचस्प रोचक कहानियां हम आपको सुनाते रहें।